अस्सलाम वालेकुम सामईन। मुलाहिज़ा कीजिए जासूसी दुनिया बाय इब्न सफ़ी। नॉवल सितारों की मौत। कुछ देर में फिर गहरे बादलों ने फिजा पर मोहित होकर वहाँ खुशगवार सी खनकी फैला दी, लेकिन उफ़क़ में नजर आने वाले दरख्तों की सरसब्ज लकीर पर अब भी धूप चमक रही थी। इस बार हवा के झोंके अपने साथ बूंदे भी लाए थे। छौलदारियों के पर्दे फड़फड़ाने लगे, कई घोड़े बैग वक्त हिनहिनाए। फिर सन्नाटा छा गया और आसपास बिखरे हुए खुश्क पत्तों के ढेर तेजी से आने वाली बड़ी बड़ी बूंदों से बचते रहे। फिर अरसे से फड़ी हुई खुश्क जमीन से सोंधी सोंधी खुशबू उठने लगी। छोलदारियों के पर्दे उठा दिए गए और एक पस्ताकद आदमी हाथ में बेर का बड़ा सा जग संभाले हुए बाहर निकल आया। ये मशहूर फिल्मी कॉमेडियन मर्दंग था। पता नहीं उसने अपने लिए ये नाम क्यों मुंतखब किया था, जबकि जुस्से के एतबार से 100% ढोलक मालूम होता था। उसने अपना जग आसमान की तरफ उठाकर कहा लगाते हुए कहा, विश यू गुड लक माई स्वीट एंजल्स ऑफ प्रेस्टी ईस्ट ड्रीम्स। दिनों की सख्त तपिश के बाद बादल आए थे। वो वहीं खड़ा बियर पीता रहा। बूंदें जितनी तेजी से आई थी उसी तरह अचानक गायब भी हो गई, और फिर थोड़ी देर बाद जमीन से उठने वाली सौंधी खुशबू जहन पर गिरा गुजरने लगी, क्योंकि उसके साथ ही जमीन से गोया आग सी निकलने लगी थी। 2-3 आदमी और छौलदारियों से निकल आए और उनमें से एक ने हाथ उठाकर उसीली आवाज में कहा, मर्दंग तुम मनहूस हो, 100% मनहूस। वो क्यों जनाब? डायरेक्टर साहब, मर्दंग ने मसका उड़ाने के अंदाज में पूछा। तुम जिस बात की ख्वाहिश करते हो वो पूरी नहीं होती। मर्दम आगे पीछे झूलता हुआ गुनगुनाने लगा, डूबने जाऊं तो दरिया मिले पायाब मुझे। मैं आज रिहर्सल जरूर कंप्लीट कराऊंगा, डायरेक्टर ने बाईं हथेली पर घूंसा मार कर कहा। आसमान की तरफ देखो, मर्दंग उंगली उठाकर बोला। अभी धूप निकल आती है, डायरेक्टर बोला। हरगिज नहीं निकलेगी, हरगिज नहीं। मर्दंग के होठों पर शरीर से मुस्कुराहट थी। तुम नशे में हो और इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, डायरेक्टर ने नफरत से होंठ सुकोड़ कर कहा। आज मुझे बियर से नशा हो गया है, कल तुम्हें सादा पानी ही चित कर देगा। सब कुछ हो सकता है, मर्दंग संजीदगी से बोला। जाओ, डायरेक्टर ने पीछे खड़े हुए आदमियों में से एक को मुखातिब किया, तैयारी करो। वो छौलदारियों में चला गया। ये लोग यहाँ 2 दिन से रिहर्सल कर रहे थे। फिल्म का नाम था संजोगता, और वो यहाँ संजोगता के अगवा का मंजर फिल्म बंद करना चाहते थे। हीरोइन ने मुआयदा करने से कबल डायरेक्टर से साफ कह दिया था कि वो मशहूर हीरो कमल कुमार के अलावा और किसी के साथ काम करना पसंद ना करेगी। लिहाजा कमल कुमार पृथ्वीराज का रोल अदा कर रहा था। वैसे अगर हीरोइन की नानी को इल्म हो जाता कि हीरोइन ने ऐसी कोई शर्त पेश की है तो वो उसे मुआहदे के कागजात पर दस्तखत ही न करने देती, क्योंकि वो हीरोइन को कड़ी निगरानी में रखती थी। पता नहीं किन दुश्वारियों के साथ हीरोइन अपनी ये शर्त बसूरत पैगाम डायरेक्टर तक पहुंचा सकी थी। अब यहाँ उस कैंप में उसकी नानी भी मौजूद थी। तन्हा नहीं, अपने साथ 2 बॉडी गार्ड्स भी रखती थी। मर्दंग अक्सर उस पर फकरे कसता और नानी तिलमिलाकर रह जाती। बात यूं न बढ़ती कि मर्दंग अव्वल दर्जे का बेहया और फक्कड़ था। वो उसे उन दिनों की याद दिलाने की कोशिश करता जब वो एक शहर के चौक में बड़ा शोहरा रखती थी। हीरोइन की नानी अपने माजी में झांकने पर तैयार ना होती। वो यही महसूस करना चाहती जैसे ये फिल्मी सेठ हमेशा से उसके पीछे दुम हिलाते आए हों, बीबी बीबी कहते उनके मुंह सूखते रहे हों। लेकिन मर्दंग से वो किस तरह निपटती? बहान तो बड़े बड़े शहंशाहों को भी मुंह चिढ़ाकर बच निकलते थे। लिहाजा उसकी बातें भी हंसी में उड़ जाती। बज़ाहिर वो भी मुस्कुराती ही रहती, लेकिन दिल यही चाहता है कि किसी तरह इसके टुकड़े उड़ा दे। हीरो कमल कुमार संजीदा आदमी था और रोजाना जिंदगी में भी बेहद रोमांटिक नजर आता। सिगरेट सुलगाने के लिए किसी से दिया सलाई तलब करता तो उसमें भी अदाकारी की झलकियां नजर आती। जब लोग किसी बात पर कहा लगाते तो उसके चेहरे से जाहिर होता जैसे मुस्कुराने का इरादा कर रहा हो। फिर जब दूसरे खामोश हो जाते तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नजर आती और इस तरह गायब हो जाती जैसे किसी उजाड़ वीराने में कोई हल्की सी आवाज डूब गई हो। हीरोइन आशा उसके बरखिलाफ बड़ी शौक थी। जरा जरा सी बात पर हंस देती, ख्वाह बात हंसी की हो या ना हो। बोलने पर आती तो बोलती ही चली जाती। गुफ्तगू के दौरान में उसकी आंखें जिंदगी से भरपूर नजर आती। खुसूसियत से उस वक्त उसकी आंखों की चमक पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती जब वो कमल कुमार से गुफ्तगू कर रही होती। नानी उसे खूंखार नजरों से घूरती रहती। ऐसा लगता जैसे अब कहे उठेगी,
अरे कमबख्त, तू आंखें बंद करके बातें क्यों नहीं करती? रिहर्सल के दौरान तो सचमुच चढ़ दौड़ती थी। आशा और कमल कुमार मुकाबलों की मशक करते और वो बैठी झुलसती रहती। फिर जब्त के बंद टूट जाते और वो खड़खड़ाती हुई आवाज में कहती, अरे ये तो उस पर लदी क्यों पड़ रही है? डायरेक्टर एहतजाजन हाथ उठाकर कहता, बीबी प्लीज फॉर गॉड सेक। अरे तुम बड़े डायरेक्टर बने फिरते हो, वो हाथ नचाकर कहती। ये मुकालमा इसी तरह अदा होगा। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, आप खुदा के लिए चुप बैठिए, डायरेक्टर बेबसी से कहता और फिर उन दोनों को घूरने लगती। अगवा के मंजर के लिए उसने बड़े हाथ पांव मारे थे कि उसे स्क्रिप्ट से खारिज कर दिया जाए। इसके बजाय दूसरे किरदारों की गुफ्तगू के जरिए तमाशाइयों के जहन नशीन कराया जाए कि पृथ्वीराज संजोगता को ले गया। डायरेक्टर उस पर तैयार नहीं हुआ था। दूसरे लोग भी उसे समझाने बैठ गए थे कि इस सूरत में फिल्म बेजान होकर रह जाएगी। और नानी के अंदाज से ऐसा मालूम होने लगा था जैसे कहना चाहती हूँ कि अच्छा तो फिर कोई इतना बड़ा घोड़ा तलाश करो जिसकी पुष्ट पर हम तीनों आ जाएं। अब वो कई दिन से मुंतजिर थे कि अगवा के मंजर की फिल्म बंदी के लिए मौसम साजगार हो जाए। लेकिन उस वक्त डायरेक्टर झल्लाया हुआ था। उसने तहैया कर लिया था कि आज उस मंजर की फिल्म बंदी होकर रहेगी। तिलक तैयार खड़ा था, हीरो और हीरोइन कॉस्ट्यूम में आ गए थे, वो घोड़ा भी तैयार था जिस पर उसे भागना था। और नानी वो करीब ही खड़ी मुस्तबाना अंदाज में हाथ मल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता हीरोइन से कुछ कहती भी जा रही थी। लेकिन दूर से देखने वालों की समझ में साफ आ रहा था कि वो उससे क्या कह रही होगी, किस किस्म की हिदायत दे रही होगी। कैप्टन हमीद दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठा मैंडोलिन बजा रहा था। मैंडोलिन यूं बजा रहा था कि जहन पर बोरियत मुसल्लित थी और दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठने का मकसद यही हो सकता था कि उसे हिरन के कबाब मरगूब जरूर थे, लेकिन इस हद तक भी नहीं कि खुद ही हिरन के पीछे दौड़ता फिरे, फिर खुद ही शिकार करे, हत्ता कि खुद ही उसकी खाल भी उतारे और तब बाहजार खराबी कबाब मैसर हों। यहाँ कई दिन से शिकार हो रहा था। फरीदी कई दोस्तों समेत यहाँ मुकीम था। इलाके के जागीरदार ने तो कहा था वो कस्बे ही में कयाम करे, लेकिन फरीदी उस पर तैयार नहीं हुआ था। जंगल ही में छौलदारियां नस्ब की गई थी जिनमें थोड़े थोड़े वक्फे से दिन भर मैंडोलिन के नगमे गूंजा करते थे। हमीद एक दिन भी शिकार के लिए नहीं गया था। वैसे वो उनकी वापसी पर बड़े खुलूस से उनका इस्तकबाल करता था, बशर्तिया के खाली हाथ ना आए हों। सैंडोकट बुनियान और खाकी पतलून में मलबूस कैनवास की फोल्डिंग आराम कुर्सी पर पड़ा पाइप पिया करता था। पाइप का तंबाकू राख हो जाता तो मैंडोलिन उठा लेता, कई फिल्मी धुनें अच्छी खासी बजा लेता था। आज सुबह फरीदी के अहबाब ने उसे भी साथ चलने पर मजबूर किया था, लिहाजा वो मैंडोलिन की स्ट्रिंग गले में डालकर दरख्त पर जा चढ़ा। इस दौरान में बड़ी बड़ी बूंदें भी आईं, जोर की हवाएं भी चलीं, लेकिन वो जहाँ था वहीं बैठा रहा। आज सिर्फ बोरियत ही मुसल्लित नहीं थी, बल्कि जहन भी झंझलाहट में मुब्तला था। ताव आ रहा था उन लोगों पर जो शहर की रंगीनियां छोड़कर वीरानों में जी बहलाने आते हैं। वैसे अगर शिकार ही के ठहरे तो शहर कब जानवरों से खाली है। बड़े से बड़ा सुअर मिल जाएगा, अलबत्ता उसे जंगली ना कहा जा सकेगा क्योंकि वो तहजीब के खोल में रहता है। उसने अपनी खोपड़ी पर झपटा मारा और बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाया, अब फिल्सफा फिर क्या किया जाए, उसने सोचा। अभी किसी खास डगर तक जहन की रसाई नहीं हुई थी कि अचानक उसे चीखें सुनाई दी। दूर की आवाज मालूम होती थी। वो चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। अब सन्नाटा था, लेकिन वो आवाजें उसकी पेशानी पर तशवीश का गुबार छोड़ गई थी। दफतन फिर चीखें सुनाई दी। कोई औरत मुतवातिर चीखे जा रही थी। आवाज भी अब इतनी दूर की नहीं मालूम होती थी। फिर एक दूसरी आवाज भी समाज से करीब तर होती रही। ये दौड़ते हुए घोड़े की टापू की आवाज थी। वो तेजी से नीचे उतरने लगा क्योंकि घोड़ा उसे नजर आ रहा था। सामने वाले दरख्तों की कतार से निकलकर उसने मैदान ही का रुख किया था और इसी तरह झपटा आ रहा था। उसकी गर्दन से चिमटी हुई औरत बराबर चीखे जा रही थी। हमीद जानता था कि भड़क के भागे हुए घोड़े को कैसे काबू में किया जाता है, लेकिन उस घोड़े पर हाथ डालते वक्त उसने महसूस किया जैसे वो महज अनाड़ी हो। वो अब सीधा तो नहीं दौड़ रहा था, लेकिन अपने साथ उसे भी घसीटता फिर रहा था क्योंकि उसने उसकी लगाम पकड़ रखी थी। घुटनों में गहरी खराशियां आईं, गिरकर भी घसीटता रहा, फिर उठा लेकिन लगाम न छोड़ी। औरत खामोश हो गई थी और फिर वो धम से जमीन पर चली आई। हमीद लगाम छोड़कर उसकी तरफ झपटा। वो बेहोश थी। मगर वो कौन थी? हमीद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे बहुत देखा हो।
बड़ी दिलकश औरत थी। बेहोशी के आलम में भी होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कतई नहीं मालूम होता था कि कुछ देर पहले वो जिंदगी से मायूस होकर किसी बेबस जानवर की तरह चीखती रही होगी। उसने सामने नजर उठाई। घोड़ा थोड़े ही फासले पर चल रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो महज सवार को गिरा देने के लिए ही अलिफ हुआ हो। हमीद फिर बेहोश औरत की तरफ मुतवज्जा हो गया, लेकिन यहाँ वो क्या कर सकता था? कैंप यहाँ से तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर था। पहले उसने उसे हिलाया जुलाया, लेकिन जब उससे काम ना बना तो सीधा खड़ा होकर हाथ झटकता हुआ बोला, तुम लोग मुझे इस वीराने में भी चैन न लेने देना, अच्छा। फिर झुककर उसे हाथों पर उठाया और कैंप की तरफ चल पड़ा। एक बार मुड़कर घोड़े को देखा जो अब भी वहीं चल रहा था। शिकार पर 2 मुलाजिम भी साथ आए थे। उन्होंने हैरत से मुंह फाड़ कर हमीद को देखा और शायद इस कश्मकश में पड़ गए कि उन्हें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। दफतन हमीद दहाड़ा, अंधे हो क्या? स्ट्रेचर बिछाओ जल्दी से। दोनों बौखलाकर एक हौलदारी में जा घुसे और हमीद उसे हाथ पर उठाए खड़ा रहा। वो दोनों एक फोल्डिंग स्ट्रेचर उठा लाए और उसे एक दरख्त की छांव में बिछा दिया। और जब हमीद बेहोश औरत को उस पर लिटा रहा था, उन्होंने एक दूसरे को मायने खेज नजरों से देखा और किसी कदर मुस्कुराए भी। पानी लाओ, हमीद ने मुड़े बगैर कहा और पुरतशवीश नजरों से बेहोश औरत को देखता रहा। याद नहीं आ रहा था कि उसे पहले कहाँ देखा था। हमीद उस मुलाजिम से मुखातिब हुआ जो वहीं खड़ा था। क्या तुमने उसकी चीखें सुनी थी? जी हाँ, सुनी तो थी। तो फिर तुम वहां क्यों नहीं पहुंचे थे? हम समझे शायद आप हैं। दिमाग खराब हो गया है। हमने सोचा शायद यूं ही हमें परेशान करने के लिए। अबे वो एक औरत की चीखें थी, शेर नहीं दहाड़ रहा था। नौकर कुछ न बोला। वैसे वो अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा मुलाजिम गिलास में पानी ले आया। हमीद गिलास उसके हाथ से लेकर औरत के मुंह पर छींटे देने लगा। वो हड़बड़ाकर चौंकी थी, लेकिन आंखें नहीं खोली थी। गिलास खाली हो गया, लेकिन वो होश में नहीं आई। घोड़ा, दफातन हमीद नौकरों की तरफ मुड़कर बोला, टीकरे के करीब एक घोड़ा चल रहा है, उसे यहाँ लाओ। वो दोनों चले गए और हमीद औरत पर नजर जमाए वहीं खड़ा रहा। वो सोच रहा था कि आखिर इन दकियानूसी मोहतरमा को शहसवारी की क्यों सूझी थी, और फिर इस लिबास में। सैकड़ों साल पुरानी वजह थी। ऐसा लगता था जैसे करूने वस्ता की कोई भटकी हुई रूह दोबारा आलम अजसाम में आ गई हो। शिकारियों में एक डॉक्टर भी था। हमीद ने सोचा काश वो इस वक्त मौजूद होता। नौकर घोड़े को वहां लाए। अब वो पुरसुकून हो चुका था। एक सूखे हुए दरख्त के टंट से उसे बांध दिया गया। कुछ देर बाद हमीद ने फिर उसके मुंह पर पानी के छींटे दिए। इस बार वो न सिर्फ चौंकी थी, बल्कि कुछ बेरुख्त से जुमले भी जुबान से निकले थे। फिर कराह कर करवट ली, लेकिन आंखें नहीं खोली। हमीद ने फिर छींटे दिए। चेहरे पर नागवारी के आसार नजर आए और उसने आंखें खोल दी। वो खिला में घूरे जा रही थी, पलकें झपकाए बगैर। हमीद ने होठों पर उंगली रखकर नौकरों को खामोशी रहने का इशारा किया। कुछ देर बाद उसने फिर आंखें बंद कर लीं। आप महफूज हैं, हमीद ने झुककर नरम लहजे में कहा। मैं कहाँ हूँ? उसने आंखें खोले बगैर नहीफ आवाज में पूछा। मेरा ख्याल है कि आप कुछ देर आराम कीजिए, हमीद ने नरम लहजे में कहा। लेकिन वो बौखलाए हुए अंदाज में उठ बैठी, चारों तरफ देखा और हिज़यानी अंदाज में चीखी, कमल, कमल कहाँ है? आप तन्हा थी मोहतरमा। तन्हा नहीं, कमल कुमार भी था। हमीद खामोशी से उसे देखता रहा। फिर उसने स्ट्रेचर से उतरना चाहा, लेकिन हमीद ने हाथ उठाकर उसे उससे बाज रखा। कमल गिर गया था, वो गिर गया था। वो फिर कहाँ है, कैसा है? मैंने अर्ज किया ना कि घोड़े की पुश्त पर तन्हा थी। मैं उसके पीछे बैठी हुई थी। घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था। मैंने कमल की कमर थाम ली थी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। घोड़ा भड़क गया। कमल चीख मार कर गिर गया था। फिर मैं घोड़े की गर्दन से लिपट गई थी। आप कमर थामे हुए थी तो आपको भी क्या नाम है, कमल के साथ ही गिरना चाहिए था। हाँ, होना तो यही चाहिए था। पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मुझे होश नहीं कि फिर क्या हुआ। बस मैं अपनी चीखें ही सुनती रही थी। आप कौन है? मैं कहाँ हूँ? ये हमारा कैंप तो नहीं मालूम होता। जी हाँ, शिकारियों का कैंप है। आपका कैंप कहाँ था? मैं जगह का नाम नहीं जानती। आपने अभी किसी धमाके का तज़किरा किया था। मेरा ख्याल है कि वो घोड़े के पैरों के नीचे ही हुआ था। लेकिन आखिर घोड़े पर डबल सवारी? आप नहीं समझे, वह हाथ उठाकर बोली। फिल्म की शूटिंग हो रही थी। ओह, हमीद चौंक कर बोला और उसे घूरने लगा। अब उसे याद आया कि औरत का चेहरा जाना पहचाना क्यों मालूम हो रहा था।
आप फिल्म स्टार आशा हैं? उसने पूछा। जी हाँ, वो जल्दी से बोली, और मैं हीरो कमल कुमार का तस्करा कर रही थी। अच्छा अच्छा, तो फिर आपका टिकट आ ही रहा होगा। हमीद ने मुलाजिमों से कहा, तुम लोग आगे बढ़कर मैदान में ठहरो, अगर कोई गाड़ी दिखाई दे तो इशारा करके इधर बुला लाना। मैं कमल के लिए परेशान हूँ, वो धमाका कैसा था? उसका उस मंजर से तो कोई ताल्लुक नहीं था। हम संजोगता की शूटिंग कर रहे थे, ये अगवा का मंजर था। तब तो धमाके का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमीद ने कुछ सोचते हुए पुरतशवीश लहजे में कहा। यही तो, वो मुस्तरबाना अंदाज में बोली। ए मुंह क्या देख रहा है, जाकर कॉफी बना। हमीद ने उस मुलाजिम से कहा जो मैदान की तरफ नहीं गया था। शुक्रिया, आशा मुस्कुराई। मैं बड़ी थकन महसूस कर रही हूँ। लेट जाइए, हमीद बोला। नहीं, ठीक है। कुछ देर खामोशी रही, फिर आशा ने कहा, बड़ी हैरत की बात है, टिरक हमारे पीछे नहीं आया। जरूरी नहीं कि घोड़ा टिरक ही के रास्ते पर दौड़ता रहा हो। जी हाँ, ये भी ठीक है, वो पुरतशवीश लहजे में बोली। फिर मैं अपने कैंप तक कैसे पहुंचूंगी? कुछ देर बाद हमारी गाड़ियां आ जाएंगी। क्या आपको हमारे कैंप के मुतालिक कुछ इल्म है? आशा ने पूछा। जी नहीं। फिर मैं कैंप तक कैसे पहुंचूंगी? कैंप तक ना सही, आपकी शहरी क़यामगाह तक पहुंचा देंगे। जी हाँ, ये ठीक है, उसने कहा। चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, आप कौन हैं? ये ना पूछिए तो बेहतर है, हमीद गमगीन आवाज में बोला, वरना आप हमारी कॉफी पीना भी पसंद ना करेंगे। वाह, ऐसा भी क्या? आप तो बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हैं। वो हस्बे आदत फार्म का हंस पड़ी। नहीं, लोग अच्छा नहीं समझते। आखिर क्यों? आप कौन हैं? मुझे साजिद हमीद कहते हैं, महकमा सुराग रसानी से मुताल्लिक हूँ। कैप्टन हमीद तो नहीं, कर्नल फरीदी का असिस्टेंट? हमीद ने मखमूम अंदाज में सर को जुम्बिश दी। ओह, आशा मुस्तरिब नजर आने लगी, फिर संभल कर हंसती ही बोली, वाह, आप लोग तो बेहद मोअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होते हैं। मुझे तो बड़ा इश्तियाक था मिलने का। हमीद सर झुकाए पाप में तंबाकू भरता रहा, और वो फिर बोली, बैठ जाइए ना, आप बहुत देर से खड़े हैं। हमीद ने फिर मगमूम नजरों से उसकी तरफ देखा और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आयशा उसे तहैयर आमेज नजरों से देखती रही, लेकिन कुछ बोली नहीं। वैसे अंदाज से तो यही मालूम हो रहा था जैसे कुछ कहने के लिए बेचैन हो। हमीद खिला में घूरता रहा और आंसू बहते रहे। बिलाखिर आशा को ही बोलना पड़ा। क्या आपकी आंखों में कुछ तकलीफ है? जी, हमीद चौंक कर बोला। जी हाँ, जी नहीं, ओह। फिर ऐसी एक्टिंग शुरू कर दी जैसे उसे उन आंसुओं का इल्म ही ना रहा हो। आखिर झेंपे हुए अंदाज में हंसकर बोला, अजीब बात है, खूबसूरत औरतों को देखकर मेरी आंखों से पानी बहने लगता है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो उस जवाब से मुतमईन ना हुई हो। इतने में मुलाजिम ने स्टेचर के करीब एक छोटी सी मेज ला रखी, फिर कॉफी पॉट और दूसरे लवाजमात लाया। स्टूल भी। हमीद उसकी तरफ देखकर मुर्राया और वो दौड़ता चला गया। कुछ देर बाद एक फोल्डिंग स्टूल भी लाया। मेरा ख्याल है, हमीद स्टूल पर बैठता हुआ बोला, अब आप इतनी तवानाई तो महसूस कर ही रही होंगी कि कॉफी बना सकें। ओह जी हाँ, वो जल्दी से आगे खिसकती ही बोली। मुझे हैरत है, आपका ट्रक अभी तक इधर नहीं आया। दफतन वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और हमीद उसकी सूरत देखता रह गया। कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिस पर इस तरह बेसाख्ता हंसी आ सकती। मैं नहीं समझा, वो उसकी आंखों में देखता हुआ पुरतशवीश लहजे में बोला। नानी भी। वो हंसती ही रही। जी। हमीद ने आंखें फाड़ी। वो सोच रहा था कहीं उस हादसे ने उसके जहन पर कोई बुरा असर तो नहीं डाला। वो हंसती रही, फिर वह दिक्कत हंसी पर काबू पाकर बोली, नानी भी पछाड़े खा रही होंगी, उन्हें हर वक्त धड़का लगा रहता है कहीं मैं मर ना जाऊं। तो उसमें हंसी की क्या बात है मोहतरमा? हमीद झिंझलाकर बोला, मैं अक्सर सोचती हूँ अगर मैं सचमुच मर जाऊं तो उनका क्या हश्र होगा। कॉफी पीजिए, ठंडी हो रही है, हमीद आहिस्ता से बड़बड़ाया। लेकिन कमल कुमार? वो यकबैक संजीदा हो गई। वो धमाका कैसा था? कमल चीखा था और घोड़े से गिर गया था। हो सकता है जयचंद के सिपाहियों में से कोई गलती से 303 इस्तेमाल कर बैठा हो। बिल्कुल इसी तरह जैसे क्लियोपेत्रा मैक्स फैक्ट्री की लिपस्टिक इस्तेमाल कर बैठती है। गालिबन किसी फिल्म में मलका नूरजहां ने भी यही हरकत की थी। आशा की संजीदगी फिर रुखसत हो गई। हंसते वक्त वो बिल्कुल एक नन्ही सी बच्ची नजर आती थी। इतने में किसी गाड़ी के इंजन की आवाज आई। ओह, ट्रक आ गया शायद, वो उठती ही बोली। नहीं, आप यहीं बैठिए, मैं देखता हूँ, हमीद ने कहा और कुंज से बाहर आ गया।
ये तो उन्हीं लोगों की जीप थी जिस पर दो शिकारी नजर आ रहे थे। उनमें से एक ने हमीद की जानिब हाथ फैलाकर कहा, हमें तुम दोनों हो ही मनहूस। क्या बात है? हमीद ने आगे बढ़कर पूछा। बकैया लोग कहाँ हैं? महकमा सुराग रसानी के साथ झक मार रहे हैं। तुम लोगों की नहुसत कहीं चैन ना लेने देगी। कुछ बताओ भी तो। एक लाश कहाँ? यहाँ से 10 मील के फासले पर। अमर प्रोडक्शन वाले संजोगता नामी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अगवा का सीन था। पृथ्वीराज संजोगता को घोड़े पर ले भागा था। घोड़ा दौड़ रहा था। ट्रक जिस पर कैमरा था घोड़े के पीछे था। दफातन ट्रक रुक गया, लेकिन घोड़ा दौड़ता रहा। अभी वो ट्रक वालों की नजरों ही में था कि किसी कुंज से एक फायर हुआ। गोली कमल कुमार की कनपटी पर पड़ी। वो गिर गया। घोड़ा भड़का और आशा को न जाने किधर ले गया। ओह! हमीद ने तवील सांस ली और कुंज की तरफ मुड़ा। आशा खड़ी नजर आई। उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थीं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सकता हो गया हो। क्या आप वापस जाना चाहती हैं? हमीद ने इस तरह चीख कर पूछा जैसे वो ऊंचा सुनती हो। वो चौंक पड़ी, पलकें झपकाईं और हमीद को ऐसे अंदाज में देखने लगी जैसे वो उसके लिए कतई अजनबी हो। दूसरे शिकारी खामोशी से उसे देखे जा रहे थे। हमीद ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, ये फिल्म स्टार आशा है और घोड़ा इधर बंधा हुआ है। तब तक तो इन्हें वहां फौरन पहुंचना चाहिए, उनमें से एक हकलाया। वो मर गया? क्या वो मर गया? आशा आगे बढ़ती ही मुस्तवाना अंदाज में बोली और फिर साकित हो गई। कोई कुछ ना बोला। लाश खाको खून में लुथड़ी पड़ी थी। कर्नल फरीदी उसके पास से हट आया था और अब करीबन 20 फीट के फासले पर खड़ा उस जानिब देख रहा था जिधर से मुबैना फायर हुआ था। अमर प्रोडक्शन का अमला भी वहां मौजूद था, लेकिन फरीदी ने उन्हें लाश के करीब आने से रोक दिया था। आशा की नानी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। हाय, कोई उसकी भी तो खबर लो। अरे कोई नहीं सुनता। अब फरीदी उस कुंज की तरफ बढ़ रहा था जिधर से फायर हुआ था। करीब पहुंचने पर मालूम हुआ कि अंदर घुसना आसान ना होगा। वो दरअसल झुंड बेरियों की झाड़ियां थीं, जिस पर बड़ी पत्तों वाली जंगली बेलें फैली हुई थीं और दूर से मालूम होता था जैसे उस कुंज में कांटेदार झाड़ियां ना होंगी। वो लोग शिकार की तलाश में इत्तेफाकन इधर आ निकले थे और यहाँ यह हादसा हो चुका था। लाश वहीं पड़ी हुई मिली थी और अमर प्रोडक्शन के कारकुन उसके गिर्द जमा थे। आशा की नानी पछाड़े खा रही थी। फिर फरीदी ने अपने साथियों से कहा था कि वो घोड़े की तलाश में जाएं और अगर रास्ते में अपना कैंप भी पड़े तो हमीद को यहाँ भेज दें। कुंज के पास खड़े होकर उसने एक बार फिर यहाँ से लाश तक फासले का अंदाजा किया और जेब से सिगार निकालकर उसका गोशा तोड़ने लगा। कुंज में घुसने के लिए रास्ता तलाश करना पड़ेगा, वो सोच रहा था। जाहिर है वहाँ कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ हमलावर पहले से छुप कर बैठा होगा और किसी मखसूस रास्ते ही से उन झाड़ियों में भी दाखिल हुआ होगा। हो सकता है आसपास ही कहीं किसी पगडंडी की निकास हो। उसने इशारे से डायरेक्टर को करीब बुलाया। इस इलाके के थाने को इत्तला देनी चाहिए, उसने उससे कहा। मैं यहाँ के लिए अजनबी हूँ जनाब, डायरेक्टर ने जवाब दिया। ओह, तो इधर आने का मशवरा किसने दिया था आपको? उस एजेंट ने जो हमारे लिए एक्स्ट्रा अदाकारों का इंतजाम करता है। फरीद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या आप उसका नाम और पता बता सकेंगे? जी हाँ, सेवाराम स्ट्रीट की नर्तकी लॉज में उसका दफ्तर है। शंकर उसका नाम है। शंकर? फरीदी ने इस तरह दोहराया जैसे उस नाम के अलावा कुछ और भी उसके जहन में हो। फिर सिगार सुलगाकर बोला था, थाना राजगढ़ इस इलाके का थाना है। क्या इस ट्रक के अलावा आपके साथ कोई और भी गाड़ी है? जी हाँ, 2 जीपें हैं। थाने में इत्तला भिजवा दीजिए। क्या आपका कोई और आदमी आदमी ये काम कर सकेगा? थाने में इत्तला भिजवा दीजिए। क्या आपका कोई आदमी ये काम कर सकेगा? जी हाँ। फरीदी ने जेब से नोटबुक निकालकर उसमें कुछ लिखा और फिर वही सिपा फाड़कर उसे देता हुआ बोला, ये थाने के इंचार्ज ही को दिया जाए। डायरेक्टर रुख्सार लेकर अपने साथियों की तरफ वापस चला गया। फरीदी फिर झाड़ियों की तरफ मुतवज्जा हो गया था। कुछ देर बाद वो झाड़ियों के साथ साथ एक तरफ चलने लगा। करीबन 2 फरलांग चला आया, लेकिन कहीं भी किसी पगडंडी का सुराग न मिला। अब वो फिर पलटा, लेकिन इस बार दूसरी तरफ जाने के बजाय सीधा लाश की जानिब चला आया, क्योंकि वहां एक जीप आकर रुकी थी और कैप्टन हमीद एक औरत समेत उस पर से उतर रहा था। आशा की नानी की चीख सन्नाटे में गूंजी, मेरी रानी, मेरी बेटी। वो गिरती पड़ती जीप की तरफ दौड़ी आ रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे से लिपटकर ऊंची आवाजों में रोती रहीं। हमीद फरीदी की तरफ बढ़ा था। वो इस तरह उसके करीब आकर रुक गया जैसे अपने साथ किसी का जनाजा लाया हो। बेहद संजीदा और मगमूम नजर आ रहा था।
ये कहाँ मिली थी? फरीदी ने पूछा। जी सीधी वहीं चली आई थी जहाँ मैं था, हमीद ने जवाब दिया। क्या मतलब? हमीद ने मुख्तसरन उसे बताया। धमाके? फरीदी ने उसके खामोश होने पर पूछा। घोड़े के पैरों के नीचे? लेकिन वो लोग जो ट्रक पर थे बंदूक के फायर की कहानी सुनाते हैं। ट्रक ने भड़के हुए घोड़े का ताक़ुब क्यों नहीं किया था? हमीद ने पूछा। वो चलते चलते बेकार हो गया था, और इस तरह बेकार हुआ है कि दोबारा कारामद बनाने के लिए उसका इंजन तक खोलना पड़ेगा। किसी ने पेट्रोल की टंकी में शक्कर डाल दी थी। ओहो, ये कत्ल बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है। तो फिर कातिल भी इन्हीं लोगों में से कोई हो सकता है? हमीद ने अमर प्रोडक्शन के अमले की तरफ देखकर कहा। फरीदी कुछ न बोला, वो फिर लाश की तरफ देखने लगा था। क्या ट्रक वालों ने किसी बड़े धमाके का तस्करा नहीं किया? हमीद ने पूछा। नहीं, उन्होंने सिर्फ फायर का तस्करा किया था। फायरों या सिर्फ एक फायर? मेरा ख्याल है उन्होंने 3 फायरों का तस्करा किया था। कमाल है, आशा के कोई गोली ना लगी। हमीद बड़बड़ाया। इस किस्म के इत्तेफाकात भी पेश आते रहते हैं। इन लोगों का कैंप यहाँ से कितनी दूर है? गालिबन 2 मील के फासले पर। बहरहाल हमें कहीं चैन नहीं है। हमीद ठंडी सांस लेकर बोला। आशा और उसकी नानी अभी तक रोए जा रही थी। उनके करीब कोई भी नहीं था। फिल्म कंपनी के किसी फर्द ने भी उनके पास आकर तशफ़ी के 2 लफ्ज़ कहने की जहमत नहीं गंवा रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो दोनों किसी ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखती हों जिसकी ज़ुबान दूसरे लोगों के लिए नाकाबिले फ़हम हो। क्या अब मुझे ही इन दोनों को अलहदा करना होगा? हमीद बड़बड़ाया। यकीनन यकीनन, फरीदी मुस्कुराकर बोला। खूबसूरत औरतें तुम्हारी बदनसीबी बनकर रह गई हैं, जिनसे पीछा छूटना मुहाल है। वो मरने वाले से मोहब्बत करती थी, फिल्म की कहानी में या वैसे भी? फरीदी ने पूछा। वैसे भी नानी उसे कड़ी निगरानी में रखती है। खुद उसने ये शर्त पेश की थी कि इस फिल्म के लिए उससे इसी सूरत में मुआहदा हो सकेगा जब पृथ्वीराज का रोल कमल कुमार को दिया जाए। दिलचस्प इत्तला है। लेकिन नानी को उस शर्त का इल्म नहीं है। ये बात सिर्फ आशा और डायरेक्टर ही के दरमियान रही। मजीद दिलचस्प। लिहाजा इस कत्ल की जिम्मेदार नानी ही हो सकती है। हमीद खुश होकर बोला। जरूरी नहीं, फरीदी ने कहा और फिर झाड़ियों की तरफ देखने लगा। हमीद उन दोनों के करीब पहुंचकर कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर बोला। अब ये सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए। आशा चौंक कर मुड़ी थी। उसका मुंह फूला हुआ था और आंसू बह रहे थे। इस खुशी में रोना मुनासिब नहीं है कि आप जिंदा बच गई हैं, हमीद ने कहा। ये कौन है? बूढ़ी ने खरखराती हुई आवाज में पूछा। कैप्टन हमीद, आशा हकलाई। ये भी पुलिस वाले हैं? हाँ, आशा ने कहा और आंसू पोंछती हुई उसके पास से हट गई। हमीद उन्हें छोड़कर उस भीड़ की तरफ बढ़ा जो थोड़े ही फासले पर नजर आ रही थी। आप लोग कौन हैं? उसने उनके करीब पहुंचकर ऊंची आवाज में पूछा। अमर प्रोडक्शंस, एक आदमी ने जवाब दिया। आप कौन हैं? हमीद ने उसी से पूछा। मैं डायरेक्टर हूँ। दूसरे लोगों के मुताल्लिक भी बताइए। डायरेक्टर मुख्तलिफ काम करने वालों का तारुफ कराने लगा। फिर हमीद की नज़र 2 लहीम शहीम आदमियों पर पड़ी और डायरेक्टर भी खामोश हो गया। और ये? हमीद ने पूछा। ये मिस आशा के बॉडी गार्ड्स हैं, हम डायरेक्टर ने जवाब दिया। और ये? हमीद ने पूछा। ये मिस आशा के बॉडी गार्ड्स हैं, डायरेक्टर ने जवाब दिया। मिस आशा के बॉडी गार्ड्स? हमीद ने हैरत से दोहराया। उनमें से एक मुसल्ला भी था। पतलून की पेटी से रिवाल्वर का होलिस्टर लटक रहा था। इसका लाइसेंस? हमीद ने रिवाल्वर की तरफ इशारा करके उससे कहा, और उसने जेब से लाइसेंस निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लाइसेंस ही से मालूम हुआ कि वो एक रिटायर्ड फौजी था और इनाम के तौर पर उसे रिवाल्वर रखने की इजाज़त मिली थी। तुम्हारा नाम? हमीद ने दूसरे बॉडीगार्ड से सवाल किया। नुसरत खान। कब से मुलाजिम हो? 1 साल से। पहले कहाँ काम करते थे? रिटायर्ड फौजी हूँ। तुम दोनों मेरे साथ आओ, हमीद ने कहा और उन्हें इस भीड़ से अलग ले गया। मैं भी रिटायर्ड फौजी हूँ, हमीद ने उनसे कहा। अच्छा, दोनों ने बैक वक्त कहा, लेकिन अंदाज इस्तजाबिया नहीं था। तुम दोनों हमेशा इसके साथ रहते हो? मेरा मतलब है जब वो बाहर जाती है। जी हाँ। तुम्हें खुद उसी ने मुलाजिम रखा है या नानी ने? नानी ने, एक ने जवाब दिया। कुछ मखसूस किस्म की हिदायत भी उनकी तरफ से मिली होंगी? जी नहीं, बस हम मिस आशा की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। क्या तुम लोगों की अदम मौजूदगी में वो गैर महफूज होती है? अब हम इसका क्या जवाब दे सकते हैं जनाब? हादसे के वक्त तुम लोग कहाँ थे? ट्रक पर।
फिर जब ये हादसा पेश आया और घोड़ा उसे ले भागा तो तुमने क्या किया था? हम क्या करते? ड्राइवर उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। जब स्टार्ट ना हुई तो हम कैंप की तरफ दौड़े थे ताकि दूसरी गाड़ियों पर घोड़े के पीछे जा सकें, लेकिन कैंप तो यहाँ से 2 मील के फासले पर है और फिर हम कर भी क्या सकते थे? हम में से शायद कोई भी घुड़ पछाड़ नहीं है, उसने मुस्कुराकर कहा। खैर, तो फिर कैंप में पहुंचकर क्या किया? जनाब, वहाँ उन दोनों जीवों की बैटरियां डाउन मिली। डाउन मिली या उनमें से कार्बन निकाल लिए गए? ये तो हमने नहीं देखा। फिर हमने 2 घोड़े लिए, लेकिन वो 3 या 4 फरलांग से आगे ना चल सके। क्यों? पता नहीं, वो गिर गए थे और अगर हम होशियार न होते तो टांगे जरूर टूट जाती। क्या वो भी मर गए? अब तक तो मर ही गए होंगे। जीबे बेकार थी, हमीद ने कहा। तो फिर ये लोग कैसे पहुंचे थे यहाँ तक? पैदल ही भाग खड़े हुए थे। मेरे साथ चलो, वो अपनी जीप की तरफ बढ़ता हुआ बोला। मैं उन घोड़ों को देखना चाहता हूँ और कैंप भी देखूंगा। लेकिन ठीक उसी वक्त फरीदी भी उनके करीब आकर रुका। उसके साथ डायरेक्टर भी था। तुम इन्हें राजगढ़ के थाने ले जाओ, इनकी दूसरी गाड़ियां भी बेकार हो गई हैं, उसने हमीद से कहा। मैं उन घोड़ों को देखने जा रहा था। ये सब मुझ पर छोड़ दो, इन्हें थाने ले जाओ, फरीदी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हमीद समझ गया कि मकसद उसे महज थाने तक ही ले जाना न होगा, बल्कि वो रास्ते में उससे पूछबूछ भी कर सकेगा। उसने जीप स्टार्ट की। डायरेक्टर से बराबर ही बैठा था। मैं बर्बाद हो गया, डायरेक्टर रुहासी आवाज में बोला। मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन अगर आप आशा की नानी को अंधेरे में ना रखते तो शायद इसकी नौबत ना आती। क्या मतलब? डायरेक्टर बेसाख्ता चौंक पड़ा। आशा से मुआहदे की शर्त? ओहो, तो उसने बता दिया है आपको? जी हाँ, ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान थी। अगर आप उसकी नानी पर जाहिर कर देते तो मेरा ख्याल है कि अगर आशा की शर्त का इजहार उससे कर देता तो वो मुआहदे पर हरगिज तैयार न होती। क्यों? आशा उसके लिए सोने की चिड़िया है, लिहाजा वो उसे कतई पसंद नहीं करती कि आशा का किसी से रोमांच चले और नौबत शादी तक जा पहुंचे। शादी के बाद उसकी क्या पोजीशन होगी? आपने महसूस किया होगा कि वो अरसे से सिर्फ कमल ही के साथ आती रही है। खुद उसकी मार्केट बहुत अच्छी है। जो भी कोई नई फिल्म बनाने का प्रोग्राम बनाता है, सबसे पहले उसकी नज़र आशा ही पर पड़ती है और आशा की शर्त ये होती है कि हीरो का रोल कमल अदा करेगा। लेकिन उस शर्त का उस इल्म उसकी नानी को नहीं होने पाता। हो सकता है इस बार इल्म हो ही गया हो। कौन जाने, डायरेक्टर बुरा सा मुंह बनाकर बोला। थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बड़बड़ाने लगा। मैं तो सचमुच तबाह हो गया। प्रोड्यूसर भी खुद ही हूँ, फाइनेंसर मुझे जहन्नुम में पहुंचा देगा। आधे से ज्यादा स्क्रिप्ट की फिल्मबंदी हो चुकी है। क्या आपका तरीक़ाकार दूसरों से मुख्तलिफ है? हमीद ने पूछा। जहाँ तक मुझे इल्म है, पहले इंडोर शूटिंग या आउटडोर शूटिंग मुकम्मल कर ली जाती है। साहब, हम इंडोर शूटिंग मुकम्मल कर चुके हैं। आज आउटडोर शूटिंग की इब्तिदा की थी। स्क्रिप्ट के एतबार से कहानी का 1/3 हिस्सा आउटडोर शूटिंग पर मुश्तमिल है और उसमें ज्यादातर रोल कमल ही का था। तब तो आप वाकई डूब गए, हमीद ने भी ठंडी सांस ली। अब तो वो उस बदबू की आदी हो चुकी थी। मजबूरन होना पड़ता था, वरना इतने ज्यादा पैसे किसी दूसरी जगह तो हरगिज ना मिलते। और फिर काम ही क्या था? हफ्ते में 6 दिन सिर्फ डाक वसूल करती थी और 7वें दिन जरूरी खतूत के जवाब लिख देती थी। तनख्वाह थी 450 रुपये माहवार। एक मैट्रिक पास लड़की के लिए ये मुलाजमत ऐसी ही थी जैसे गैर मुतवक्का तौर पर एक दिन किसी को किसी इनामी मोहम्मे का इनाम मिल जाए। ये नौकरी बस यूं ही बैठे बैठाए हाथ आई थी। मैट्रिक पास कर लेने के बाद उसने सोचा था कि उसे अपनी बेवा माँ का हाथ बटाना चाहिए, जिसने सिलाई बुनाई करके किसी न किसी तरह उसे तालीम दिलवाई थी। 2 छोटे भाई निचले दर्जों में तालीम हासिल कर रहे थे। उसका ख्याल था कि किसी प्राइमरी स्कूल की मौलवी उसे ज़रूर मिल जाएगी, लिहाजा एक जगह दरख्वास्त पेश की। इंटरव्यू के लिए तलब की गई। वहां पहुंची तो कह दिया गया कि उन्हें तरबियत याफ्ता मौलमा की ज़रूरत है। दिल शिकस्ता होकर वापस हो रही थी कि सदर मुअल्लिम के ऑफिस में बैठी हुई एक मुअम्मर औरत ने उससे कहा कि वो बाहर उसका इंतज़ार करे, शायद वो उसके लिए कुछ कर सकेगी। जीनी ने उसका इंतज़ार किया था। मेरे मालिक को एक प्राइवेट सेक्रेटरी की ज़रूरत है, मुअम्मर औरत ने कहा था, और जीनी ने मायूसी से सर हिलाकर कहा था। टाइप तो कर लेती हूँ, लेकिन मुझे शॉर्ट हैंड नहीं आता। इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, मुअम्मर औरत बोली थी। और फिर वो दूसरे दिन लार्डो के दफ्तर में जा पहुंची थी। वो नहीं जानती थी कि लार्डो का क्या मतलब है और वहाँ क्या होता है। सदर दरवाजे पर लार्डो का बोर्ड लगा हुआ था।
वहाँ दफ्तर का सा फर्नीचर भी मौजूद था, लेकिन उस मुअम्मर औरत के अलावा और कोई नजर नहीं आया था। मुअम्मर औरत ने कहा था, बस अपने को मुलाजिम समझो, तनख्वाह माकूल मिलेगी। जीनी ने मुनासिब नहीं समझा था कि तनख्वाह के मुतालिक मजीद इस्तफसार करती। बस रोजाना डाक वसूल करके उसे फाइल करती रहो। मुअम्मर औरत ने कहा, 7वें दिन बास जवाबात लिखवाता है, यानी इतवार के दिन। छुट्टी का कोई दिन नहीं, रोजाना सिर्फ 3 घंटे के लिए आना होगा। जीनी ने सोचा था, भला 50-60 रुपए से ज्यादा क्या मिलेगा, लेकिन उसने खामोशी ही इख्तियार की थी। उस कमरे का फर्नीचर आला दर्जे का था, जिसमें उसे बैठना था। सिर्फ एक मेज थी और एक जानिब एक खूबसूरत सा रिटायरिंग केबिन भी था। उस कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं बैठता था। 6 दिन तक वो सिर्फ डाक वसूल करती रही थी और 7वें दिन बॉस उसके कमरे में दाखिल हुआ था। बस ऐसा ही मालूम हुआ था जैसे गिलाजत धोने वाली कोई म्यूनिसिपल गाड़ी करीब ही आ रुकी हो। पूरा कमरा बदबू से गूंज उठा था। वो गोल मटोल सा आदमी था और अपाहिजों वाली पहियोदार कुर्सी पर बैठा हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। चेहरे पर आंखों तक कपड़ा बंधा हुआ था। गुड मॉर्निंग मिस जीनी, भर्राई ही सी आवाज कमरे में गूंजी थी। गुड मॉर्निंग, जीनी ने मुतहय्यरन अंदाज में जवाब दिया था और कुर्सी से उठ गई थी। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, उसने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है। जीनी ने हाथ बढ़ाकर लिफाफा ले लिया था। इसे देखो, बदबूदार बॉस ने कहा था। जीनी ने लिफाफा खोलकर अपॉइंटमेंट लेटर निकाला था और उसे देखकर ये भी भूल गई थी कि कुछ देर कबल उसका दिमाग बदबू से फटा जा रहा था। 450 रुपये माहवार। शश शुक्रिया, उसने बदक्कत अपनी जुबान को जुम्बिश दी थी। बैठ जाओ, बॉस ने हाथ हिलाकर कहा था। ये इस बदबू को बर्दाश्त करने की उजरत है, वरना यहाँ काम कुछ ऐसा ज्यादा नहीं। वो बैठ गई और बॉस कहता रहा था, अगर मैं अपने मुंह पर से कपड़ा हटा दूं तो तुम सांस ना ले सकोगी। लाखों रुपए सिर्फ कर चुका हूँ, लेकिन मेरे मुंह की बदबू ने पीछा नहीं छोड़ा। मैं दुनिया का बदनसीब तरीन आदमी हूँ बेबी। यहाँ उसकी आवाज रफ़्क़त आमेज हो गई थी। जीनी फौरन ही कुछ नहीं बोली थी, लेकिन उसका दिल भर आया था। वो एक नर्म दिल और नेक लड़की थी। ईसा मसीह की तालीमात ने उसे हर आदमी से मोहब्बत करना सिखाया था, बीमारों पर शफकत करना सिखाया था, और फिर वो एक तरह की बीमारी ही तो थी। जज जी, वो कुछ देर बाद हकलाई थी, जब तक यहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं यहाँ रहूंगी। शुक्रिया, बॉस ने हाथों से अपनी आंखें छुपाकर रुहासी आवाज में कहा था और खामोश हो गया था। लेकिन जीनी उसके जिस्म में लर्जिशें महसूस कर रही थी। शायद वो रो रहा था। और फिर जीनी मुजस्सिम मामता बन गई थी, उसकी आंखें भी भीगने लगी थी। और फिर उसके बाद भी वो हर हफ्ते वहां आता रह रहा था। पिछले दिनों के आए हुए खतूत सुनता और उनके जवाबात लिखवाता। 2-4 रस्मी किस्म की बातें होती और वो चला जाता। ये दफ्तर महज उसी एक कमरे पर मुश्तमिल नहीं था, कई कमरे थे जहाँ क्लर्क वगैरह बैठा करते थे, लेकिन उसका ताल्लुक बराह रास्त बॉस ही से था। बूढ़ी औरत जिसकी वसासत से वो यहाँ तक पहुंची थी, कारोबार के फिल्मी सेक्शन के इंचार्ज थी। उसने उसे बताया था कि लार्डो की तिजारत मुख्तलिफ अनवाए मामलात पर मुश्तमिल है। खुद बूढ़ी उस शोबे की इंचार्ज थी जिसका काम फिल्म कंपनियों के लिए एक्स्ट्रा अदाकार मुहैया करना था। जीनी ने अपनी माँ से ये नहीं बताया था कि उसे 450 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती है, सिर्फ 150 बताए थे। अगर वो 450 का तस्करा कर देती तो हर हाल में ये मुलाजमत तर्क करनी पड़ती। उसकी माँ यही समझती कि वो किसी बुरे आदमी के चक्कर में पड़ गई है और वो एक ना एक दिन अपनी सिर्फ की हुई रकम जरूर वसूल करेगा। जीनी की माँ एक मेहनती और नेक नफ्स औरत थी। शौहर की मौत के बाद वो गलत राहों पर नहीं गई थी, ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थी, इसलिए किसी अच्छी मुलाजिम मिलने का इम्कान नहीं था। लेकिन वो अच्छी दस्तकार जरूर थी। उसने जनाना मलबूसात का काम शुरू कर दिया था और इतना कमा लेती थी कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत बहसन खूबी कर सके। हमेशा से उसकी यही कोशिश और ख्वाहिश रही थी कि उसके बच्चे भी नेकी ही की राह पर चलते रहें। घर से बहुत कम निकलती थी, जब तक जागती रहती कुछ ना कुछ करती रहती। उसे खुशी थी कि बेटी भी बरसरे रोजगार हो गई थी, लेकिन वो मुतमईन नहीं थी। अक्सर दुनिया की ऊंच नीच समझाती रहती। जीनी ने उससे अपने बदबूदार बॉस के मुतालिक बताया था और उसके लिए उसने भी हमदर्दी जाहिर की थी। जीनी हर माह उसके हाथ पर 150 रुपये रख देती थी और बकाया रकम बैंक में जमा होती रहती थी। आज वो आज सुबह वो दफ्तर पहुंची थी और थोड़ी देर बाद पिछली शाम की डाक देखने लगी थी। फिर अखबार उठा लिया था और फिर वो खबर उसकी नज़रों से भी गुजरी थी। मशहूर फिल्मी सितारे कमल कुमार का पुरस्कार कत्ल।
पूरी खबर पढ़ने के बाद उसका दिल धड़कने लगा था और उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसका कोई करीबी अजीज दुनिया से उठ गया हो। कमल कुमार ऐसा ही मकबूल अदाकार था। उसके फैन उससे मोहब्बत करते थे। वो बड़ी देर तक गुमसुम सी बैठी रही थी। फिर उसका जहन कत्ल की गुत्थियां सुलझाने में मसरूफ हो गया था। उसने बाकसरत जासूसी नॉवेल पढ़े थे और अब भी पढ़ती रहती थी। यहाँ काम ही क्या था, ज्यादातर वक्त नॉवेलें ही पढ़ने में सिर्फ होता। खबर में यह भी था कि महकमा सुराग रसानी के बेहतरीन दिमाग कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद भी फिल्म कंपनी के कैंप के आसपास अपनी पार्टी के साथ शिकार खेल रहे थे और उन्होंने उस हादसे के बाद वारदात का मुआयना भी किया था। खबर रसा न्यूज़ एजेंसियों की तरफ से ख्याल जाहिर किया गया था कि शायद उस केस की जिम्मेदारियां उन्हीं दोनों हजरात को सौंपी जाएं। कातिल बच नहीं सकता, जीनी ने सोचा। आज तक कर्नल फरीदी का कोई केस नाकाम नहीं रहा। फिर उसे ख्याल आया, वो लोग आसपास ही शिकार खेल रहे थे, कहीं वो उन्हीं में से किसी की गोली का शिकार ना हुआ हो। गोली किसी जानवर पर चलाई गई हो और घोड़ा उसी गोली की जब्त ले आया हो। उसने सोचा, ये पुलिस वाले लीप पोत के भी तो माहिर होते हैं। फिर कुछ देर बाद बूढ़ी औरत मिसेस रघुवीर से भी उस हादसे के मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। मिसेस रघुवीर ने कहा, जीनी मैं उन लोगों से वाकिफ हूँ, तुम नहीं हो सकती। ये आशा की नानी ही की हरकत हो सकती है। वो नहीं चाहती कि आशा किसी से करीब हो। मैं ये भी जानती हूँ कि आशा कमल कुमार की तरफ बेतहाशा झुक रही थी। लेकिन जीनी ठंडी सांस लेकर बोली, इस तरह खुद आशा के लिए भी तो खतरा था और वो दोनों एक ही घोड़े पर सवार थे और घोड़ा दौड़ रहा था। गोली आशा के भी लग सकती थी। नहीं, ये उसकी नानी की हरकत नहीं हो सकती। तब फिर ये भी मुमकिन नहीं कि इंडस्ट्री के किसी दूसरे आदमी की हरकत हो। कमल कुमार से सब मोहब्बत करते थे। आज तक उसका किसी से झगड़ा नहीं हुआ। मिसेस रघुवीर ने कहा, क्या ये मुमकिन है कि वो उन शिकारियों की किसी राइफल का निशाना बना हो? जीनी बोली, हो सकता है, मिसेस रघुवीर ने कहा और कुछ सोचने लगी। कर्नल फरीदी अपने ऑफिस पर बज़ाहिर बेकार बैठा था, लेकिन उसका जहन उसी केस के मुख्तलिफ पहलुओं से उलझा हुआ था। बुझा हुआ सिगार एशट्रे में रखकर उसने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठाकर माउथ पीस में बोला, डेविड, चेक कर चुके हो तो रिपोर्ट जल्दी लाओ। रिसीवर रखकर वो फिर बुझा हुआ सिगार सुलगाने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी कुछ फाइलें लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। नहीं जनाब, उसने कहा, हमारे रिकॉर्ड में जितने निशानात हैं उनमें से किसी से भी ये निशान नहीं मिलते। हमारे रिकॉर्ड में कुछ गैर मुसद्दका निशानात भी तो हैं। फरीदी उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, उन्हें भी आजमाओ। बहुत बेहतर जनाब, उसने कहा और चला गया। फरीदी फिर फोन की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था कि कैप्टन हमीद कमरे में दाखिल हुआ और उस हैत कज़ाई में कि फुलेट हैट खोपड़ी के पिछले हिस्से पर चिपकी हुई थी, बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे और टाई की गिरा ढीली होकर सीने पर आ गई थी। कमीज का के कॉलर का बटन भी खुला हुआ था। दांतों में दबा हुआ पाइप थोड़ी के नीचे झूल रहा था। फरीदी ने उसे सवालिया नजरों से देखा और घूरता रहा। हमीद ने कुछ कहने के लिए पाइप मुंह से निकाला, लेकिन फरीदी हाथ उठाकर बोला, बाहर जाओ। फिर कबल उसके कि हमीद वजह पूछता, फरीदी खुद ही बोला, ये जनाब का दौलत खाना तो नहीं है, हुलिया दुरुस्त करके आओ। उस बार लहजा दुरुस्त था। हमीद ने फिलेट हैट मेज पर डाली, टाई की गिरा दुरुस्त की और पेशानी से बाल हटाता हुआ बोला, मैं पहले ही कह रहा था कि फिल्मी हलकों की आबो हवा हम जैसे लोगों के लिए मुनासिब नहीं। फरीदी फिर फोन की तरफ मुतवज्जो हो गया। किसी के नंबर डायल किए और किसी किस्म के कागजात के मुतालिक गुफ्तगू करता रहा। हमीद कुर्सी खींचकर बैठ चुका था और अब बुझा हुआ पाइप सुलगा रहा था। कुछ देर बाद फरीदी उसकी तरफ हाथ उठाकर बोला, रिपोर्ट? कोई खास नहीं, उसकी नानी की वजह से तन्हाई नसीब नहीं होती। हमीद पाइप मुंह से निकाल कर बोला, क्या बकवास है? सच अर्ज कर रहा हूँ, हमीद ठंडी सांस लेकर बोला, अभी तक कोई ऐसा मौका नसीब नहीं हुआ कि हम दोनों इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते। नानी सर पर मुसल्लत हो जाती है। मैं आशा से कुछ सवाल पूछता हूँ तो उससे पहले ही नानी बोल पड़ती है। अभी तक आशा खुद मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी, नानी का जवाब दोहरा देती है और तुम खामोशी से सुनते रहे। फरीदी ने नाखुशगवार लहजे में कहा, फिर क्या करूं, इतनी खूबसूरत औरत की नानी को डांट देना मेरे बस से बाहर है। तुम गधे हो, फरीदी ने कहा और सामने पड़े हुए कागजात की तरफ मुतवज्जा हो गया। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। फरीदी रिसीवर उठाकर दूसरी तरफ से बोलने वाले की बात सुनता रहा, फिर खुद बोला, ठीक, वो फाइल यहीं लेते आओ और निशानात से मुताल्लिक रिपोर्ट भी। रिसीवर रखकर वो हमीद की तरफ देखने लगा, लेकिन तवज्जो का मरकज हकीकतन हमीद नहीं था। फरीदी कुछ सोच रहा था और सोच में डूबी हुई आंखें हमीद के चेहरे पर जमकर रह गई थीं।
थोड़ी देर बाद वही आदमी कमरे में दाखिल हुआ जो उससे पहले भी एक फाइल लेकर वहां आया था। फरीदी ने अपने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया और वो शुक्रिया अदा करके बैठ गया। फाइल उसके सामने रखता हुआ बोला, दूसरे पैराग्राफ में निशानात के मुतालिक तफसील दर्ज है। फरीदी फाइल का मुताला करता रहा। करीबन 10 मिनट के बाद सर उठाकर बोला, तुम गलती तो नहीं कर रहे? नहीं जनाब, अपने 30 साल तजर्बे की बिना पर यह बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दोनों निशानात एक ही आदमी की उंगलियों के हैं। गुड। फरीदी ने फाइल बंद करके उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, जाओ। वो चला गया। फरीदी ने बुझा हुआ सिरगाल सुलगाकर हमीद की तरफ देखा जो अब बड़े बेताल्लुकाना अंदाज में औंक रहा था। उठो। हमीद चौंक पड़ा और फरीदी ने उठकर कोट पहनते हुए कहा, चलो। कहाँ? फरीदी जवाब दिए बगैर बाहर जा चुका था। हमीद कराहता हुआ उठा, प्लेट हैट उठाई और उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद फरीदी की लिंकन किसी नामालूम मंजिल की तरफ जा रही थी। हमीद ने अभी तक नहीं पूछा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर बाद फरीदी बोला, क्या तुम्हें इल्म है कि झाड़ियों के इस सिलसिले के दरमियान बिलाखिर एक पतली सी पगडंडी दरियाफ्त कर ली गई है? नहीं, मैं जश्न बर्पा करने में मशगूल था, इस खुशी में कि मैं शिकार का प्रोग्राम अल्लाह मियाँ की तरफ से ख़त्म हो गया। फरीदी उसकी बकवास पर ध्यान दिए बगैर बोला, पगडंडी ऐसी जगह ले गई थी जहाँ छुपकर रहने की खास गुंजाइश थी और वहीं 2 खाली कारतूस भी मिले थे। मेरा ख्याल है कि कोई भी बंदूक कारतूस पर उनके खाली होने की तारीख नहीं छाप सकती, लेकिन खाली कारतूस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कब खाली हुए होंगे। हमीद खिड़की से बाहर देखने लगा। कारतूस पर उंगलियों के निशानात भी मिले थे। बस अब पब्लिक के निशान निहाय अंगुश्त लेते फिरें। हमीद झुंझलाकर बोला, मैं इस तरह के कार्य को फजूल समझता हूँ बाज हालात पर, कतई तौर पर। तुम्हारा क्या ख्याल है? फरीद ने विंड स्क्रीन पर नजर जमाए हुए कहा, बहरहाल उस किस्म के निशानात हमारे मुसद्दका रिकॉर्ड में मौजूद नहीं, लेकिन गैर मुसद्दका निशानात की फाइल में उसकी ममासिल मिल गए हैं। ओहो, तो ये किस्सा था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? लार्डो। ये क्या बला है? एक फर्म का नाम है जो मुख्तलिफ किस्म की बिजनेस करती है। पिछले साल उसका एक कारकुन कत्ल कर दिया गया था। उसके सीने में जो खंजर पैवस्त था उसके दस्ते पर ऐसे ही निशानात पाए गए थे, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में उसके मुमासिल नहीं मिल सके थे और वो गैर मुसद्दका निशानात की फाइल में डाल दिए गए थे। हमीद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, और अब वो उन निशानात से मुमासिलत रखते हैं जो उन कारतूसों पर पाए गए हैं, लिहाजा अब हमारा फर्ज है कि खिला में हाथ पांव मारते रहें। लार्डो वाला केस शायद चेस्टर जी के हाथ में था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। उस कारकुन का कातिल आज भी पर्दा राज में है। तो अब लार्डो में क्या करेंगे? बस देखना। हमीद खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या यह ज़रूरी है कि? खामोश रहो। फरीदी बोला, मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहते हो। हाँ, ये ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात तुम मुझे असिस्ट करो, और उन औक़ात में जो आपके बाज़ औक़ात से मुख्तलिफ हों। हमीद ने सवाल किया। फरीदी कुछ न बोला। थोड़ी देर खामोशी रही। हमीद अब भी खिड़की से बाहर देख रहा था। वो सोच रहा था, आखिर वो कैसा अहमक कातिल था जो खंजर के दस्ते पर अपनी उंगलियों के निशानात छोड़ गया, और अब कारतूसों पर भी। क्या वो उस खंजर को मकतूल के सीने से निकाल कर अपने साथ नहीं ले जा सकता था? क्या ये ज़रूरी था कि वो उन खाली कारतूसों को वहीं छोड़कर चल देता जहाँ वो खाली किए गए थे? उसने उस नए सवाल को जुबान से भी दोहराया। ये चीज़ गौर तलब है, फरीदी बोला। मेरा ख्याल है कि मैंने जल्दबाजी से काम लिया। गैर मुसद्दका निशानात के पूरे रिकॉर्ड की छानबीन होनी चाहिए। मैं नहीं समझा। हो सकता है यही निशानात कुछ और केसों में भी नजर आए, ऐसे केसों में जो किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म कर दिए गए हों। मुमकिन है। हमीद तंकियों से उसे देखता हुआ बोला। दफतन फरीदी ने गाड़ी रोक दी और हमीद ने खिड़की से बाहर देखा। बाईं जाने वाली इमारत पर लार्डो का बोर्ड नजर आया। यहाँ आप किससे मिलेंगे? उसने पूछा। किसी भी जिम्मेदार आदमी से। लेकिन उस वक्त वहाँ कोई भी जिम्मेदार आदमी न मिल सका। चौकीदार ने बताया कि लार्डो के दफातर 3 बजे बंद हो जाते हैं और उस वक्त 4 बज रहे थे। वाकई इसमें बामुसम्मा लोग हैं ये। हमीद बड़बड़ाया, 3 ही बजे दफातर बंद कर देते हैं? फिर वो फुटपाथ से गाड़ी की तरफ मुड़ रहे थे कि ऊपरी मंजिल से किसी ने फरीदी पर छलांग लगाई, लेकिन उसके शानों पर से होता हुआ सड़क पर जा पड़ा, क्योंकि फरीदी ने बड़ी फुर्ती से अपने घुटने फर्श पर टेक दिए थे। दूसरे ही लम्हे में फरीदा का रिवाल्वर बगल के हॉलिस्टर से निकल आया। हमला आवर सड़क पर घुटनों के बल पड़ा हुआ हथेलियां टेक कर उठने की कोशिश कर रहा था। फरीदी उसकी तरफ झपटा, लेकिन करीब पहुंचने से कबल ही हमला आवर मुंह के बल गिर चुका था। हमीद की आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो उसने हकलाकर कहा, वही डायरेक्टर है और मर चुका है। फरीदी आहिस्ता से बोला।
वहाँ भीड़ होने लगी। फरीदी ने हाथ हिलाकर उन्हें हटने का इशारा किया। ड्यूटी कांस्टेबल भी वहां पहुंच चुके थे। फरीदी ने उन्हें चंद हिदायत दी और इमारत की ऊपरी मंजिल की तरफ देखने लगा। इमारत 2 मंजिला थी। गालिबन वो बालकनी से कूदा था। हमीद ने उस खंजर को उठाना चाहा जो हमलावर के हाथ से निकलकर करीब ही पड़ा हुआ था। नहीं, उसे हाथ ना लगाओ, फरीदी ने कहा और ड्यूटी कांस्टेबलों से बोला, किसी को लाश के करीब मत आने देना। और हमीद से कहा कि वो मुतल्लिका थाने को फ़ोन पर मुतला कर दे। अब वो ऊपरी मंजिल के जीनों की तरफ जा रहा था। हमीद ने एक दुकान से इलाके के थाने के इंचार्ज को फ़ोन पर इत्तला दी और फिर लाश के पास वापस आ गया। मरने वाले ने फरीदी पर छलांग ही लगाई थी। हमीद को यकीन था और उसने उसकी मुट्ठी में जकड़े हुए चाकू को भी सड़क पर फिसलते देखा था, लेकिन इतनी बुलंदी से छलांग लगाकर हमला करने की वजह उसकी समझ में ना आ सकी। यह तो एक तरह से खुदकुशी ही थी। फरीदी अभी तक वापस नहीं आया था। हमीद बार बार जीनों की तरफ देखने लगता। थाने के इंचार्ज के आने से कबल वो वहां से हिल भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद थाने की टीम वहां पहुंच गई और हमीद इंचार्ज को मुख्तसरन लाश के मुतालिक सब कुछ बताकर जीनों की तरफ झपटा। जीनों का अख्ताम बालकनी ही पर हुआ था। दूसरे सिरे पर रुक गया। बालकनी सुनसान पड़ी थी। शायद यहाँ कई फ्लैट थे और वो उनकी मुश्तरका बालकनी थी। दफतन फरीदी एक दरवाजे से बरामद होता दिखाई दिया और हमीद को देखकर वहीं रुक गया। क्या किस्सा है? हमीद ने उसके करीब पहुंचकर पूछा। सिर्फ एक फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ मिला है, फरीदी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, लेकिन वो बिल्कुल खाली पड़ा है। मेरे ख्याल से शायद पड़ोस का कोई आदमी कुछ बता सके। फरीदी ने बराबर वाले दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी दिखाई दिया। फरीद ने उससे बराबर वाले फ्लैट के मकीन के मुतालिक पूछा। जी हाँ, कोई साहब रहते हैं, उसने किसी कदर रवश पेश के साथ कहा, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता। बात दरअसल ये है कि अभी उस बालकनी से एक आदमी नीचे गिरकर मर गया है, फरीदी ने कहा। क्या आप उसकी शिनाख्त कर सकते हैं? गिरकर मर गया? उसने बौखलाए हुए अंदाज में दोहराया और मुंह खोले खड़ा रहा। जी हाँ, शुबा है कि वो उसी फ्लैट का मकीन हो सकता है। आप कौन हैं? पुलिस। ओह, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ देर के लिए चलने की जहमत गवारा फरमाइए। अच्छा अच्छा, मैं ज़रा कमीज़ पहन लूँ, बेहतर है। वो दोनों उसकी वापसी के मुंतजिर रहे। दरवाज़ा भेड़कर वो अंदर चला गया था। कुछ देर बाद वापस आया। नीचे सड़क पर कांस्टेबलों ने लाश के गिर्द हल्का बना लिया था और तमाशाई दूसरे फुटपाथ पर अब भी मौजूद थे। लाश देखकर पड़ोसी पर बौखलाहट का दौरा पड़ गया। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। बदिक्कत वो बता सका कि मरने वाला उसका पड़ोसी ही था। फरीदी उसे फिर ऊपर लाया। आप कुछ देर आराम कर लें, फरीदी ने नरम लहजे में कहा। आपको फिर तकलीफ दूंगा। जी कोई बात नहीं, ज़रूर ज़रूर, वो हाँफता हुआ बोला और अपने फ्लैट में चला गया। वो दोनों मरने वाले के फ्लैट में आए। ये निश्चित का कमरा था। सोफा सेट के दरमियान एक छोटी सी मेज पर व्हाइट हॉर्स की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे। किसी जगह भी बदनज़मी के आसार नहीं थे। क्या ख्याल है तुम्हारा? फरीदी ने हमीद की तरफ मुड़कर पूछा। उसने मुझ पर छलांग लगाई थी। गिरे आप थे और ख्याल मैं जाहिर करूं? मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी हमलावर ने किसी पर इतनी बुलंदी से छलांग लगाई हो। खुदा का शुक्र है कि आज आपने देख लिया। शिश, फरीदी बुरा सा मुंह बनाकर बोला। तुम नहीं समझते। हमीद ने शानों को जुम्बिश दी और मेंटल पीस पर रखी हुई तस्वीर देखने लगा। ये तस्वीर फिल्म स्टार आशा की थी। तो ये डायरेक्टर साहब खुद भी उसके परवानों में से थे? हमीद बड़बड़ाया। संजोगता का फाइनेंसर बेमौत मर गया, फरीदी बोला। चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा। हमीद से बोला, उससे बुला लाओ। इशारा मरने वाले के पड़ोसी की तरफ था। हमीद कमरे से निकलकर उसके दरवाजे पर आया। दस्तक दी। पड़ोसी बाहर आया, लेकिन उसकी हालत अभी तक नहीं संभली थी। बहरहाल वो उस के साथ चला आया। फरीदी ने सोफे की तरफ इशारा किया। वो मुतवहश सा होकर चारों तरफ देखने लगा। वो यहाँ तन्हा ही रहता था? फरीदी ने पूछा। जी हाँ। आपसे कैसे ताल्लुकात थे? बस ऐसे ही कि नाम तक नहीं जानता। हालांकि वो एक मशहूर आदमी था, फिल्म डायरेक्टर शहजाद। अच्छा, पड़ोसी के लहजे में हैरत थी। फिर वो संभल कर बोला। यही वजह है कि यहाँ लड़कियां आया करती थीं और हम लोग समझते थे कि वो कोई अय्याश आदमी और महज अय्याशी के लिए ये फ्लैट ले रखा है। क्या वह मुस्तकिल तौर पर यहाँ नहीं रहता था? जी नहीं, कई कई दिन यहाँ कुफल पड़ा रहता था। कभी यहाँ लड़ाई झगड़े की भी आवाज़ सुनी थी? मैं हर वक्त तो घर पर रहता नहीं। ठीक है, फरीदी सर हिलाकर बोला। क्या यहाँ किसी पड़ोसी से भी उसके ताल्लुकात थे? मुझे इल्म नहीं। अच्छा, शुक्रिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर तकलीफ दी जाएगी। वो चला गया। एक ही लाइन में 4 फ्लैट थे। फरीदी ने बकिया 2 फ्लैटों के रहने वालों से भी पूछगछ की।
लेकिन उसके अलावा और कुछ न मालूम हो सका कि वो फ्लैट पिछले 1 साल से मरने वाले के कब्जे में था। लाश उठवाई जा चुकी थी। फरीदी ने ऑफिस में पहुंचकर अहकामात जारी किए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हासिल करने में जल्दी की जाए। आखिर आप क्या सोच रहे हैं? हमीद ने उससे पूछा। मुझे यकीन नहीं है कि उसने हमला करने की नीयत से इतनी बुलंदी से छलांग लगाई होगी। उसके हाथ में गुलदस्ता नहीं, खंजर था जनाब कर्नल साहब। फिर यह कि मकसद बगलगीर होना नहीं था। मैं उसके फ्लैट से वाइट हॉर्स की बोतल और वो दोनों गिलास भी लाया हूँ। अच्छा अच्छा, हमीद सर हिलाकर बोला। तो आप नशे में हैं उस वक्त? चलिए कोई बात नहीं, अब तो मैं उस पर भी यकीन कर लूंगा कि उसने संजोगता के कुछ रिच प्रिंट दिखाने के लिए आप पर छलांग लगाई थी। फरीदी के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नजर आई, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। सिगार सुलगाकर कुर्सी की पृष्ठ से टिक गया और आंखें बंद कर ली। हमीद उसे देखता रहा। दफतन फरीदी ने आंखें खोली और हमीद के चेहरे पर नजर जमाए हुए बोला, किसी ने उसको मुझ पर धकेला था। इससे पहले वो दोनों शराब पीते रहे थे। डायरेक्टर बहजाद नशे में था। हो सकता है बहुत ज्यादा नशे में रहा हो। ऐसी सूरत में उसके हाथ में खंजर दिया जा सकता है। लेकिन धकेलने वाला कहाँ गया? वो उसी वक्त जीनों से उतरकर भीड़ में मिल गया होगा जब हम बहजाद की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। अगर ये बात है तो फिर मैं जा रहा हूँ। कहाँ? सरन स्टूडियो, हमीद उठता हुआ बोला। जीनी अभी अभी आकर ऑफिस में बैठी थी। पिछली शाम की डाक निकाल ही रही थी कि बूढ़ी औरत कमरे में दाखिल हुई। कुछ सुना तुमने? उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थी। क्या? बैठिए बैठिए। कल यहाँ बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? महकमा सुराग रसानी के कर्नल फरीदी का नाम सुना है? जी हाँ, वही जो कमल कुमार वाले केस की तफ्तीश कर रहे हैं। हाँ, कल वो हमारे ऑफिस में आया था। अच्छा, किस वक्त? ऑफिस बंद हो चुका था। लेकिन क्या? क्या बताऊं, बड़ी हैरत अंगेज बातें सामने आ रही हैं। हमें तो यही नहीं मालूम था कि डायरेक्टर बहजाद ऊपर रहता है। ऊपर? चीनी ने मुतहय्याराना लहजे में कहा। यानी ऊपर वाले फ्लैटों में से किसी में? हाँ, और सुनो। बूढ़े की आंखें बदस्तूर हैरत से फटी रहीं, लेकिन उसने जुमला पूरा नहीं किया। जीनी ने उसे इस्तेफामी अंदाज में देखा। बहजाद हाथ में छुरा लेकर उस पर कूदा था। किस पर? कर्नल फरीदी पर। फिर क्या हुआ? होता क्या, वो मर गया। कौन मर गया? जीनी के लहजे में चिल्लाहट थी। बहजाद और कौन? क्या कर्नल फरीदी ने मार डाला? अरे नहीं, खुद ही मर गया। भला इतनी ऊंचाई से कूदेगा तो और क्या होगा? जीनी खामोशी से उसे देखती रही। और अब वो यहाँ पूछ-गूछ कर रहा है। यहाँ क्यों? बूढ़ी औरत कुछ न बोली। थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर बोली, अभी वो जनरल मैनेजर के कमरे में है। मेरा ख्याल है मैं भी बुलवाई जाऊंगी। आप क्यों? जीनी ने मुतहय्याराना लहजे में पूछा। मेरे सेक्शन का ताल्लुक फिल्म से है ना, तो वो आपसे बहजाद के मुताल्लिक पूछ-गूछ करेगा। लेकिन मैं बहजाद को क्या जानूं? मेरा उससे कभी साबका नहीं पड़ा। मिसेस रघुवीर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। उसकी इस फिल्म संजोगता के लिए किसने एक्स्ट्रा आर्टिस्ट मुहैया किए थे? पता नहीं, हमने तो नहीं किए। हमसे तो बड़ी कंपनियों ही से मामलत होती है। बाकी लोग तो टटपूंजियों से काम चलाते हैं। जीनी फिर कुछ बोलने वाली थी कि जनरल मैनेजर का अर्दली कमरे में दाखिल हुआ और जीनी को मुखातिब करके बोला, साहब ने सलाम दिया है। मुझे यानी मुझे जीनी हकलाई और मिसेस रघुवीर की तरफ देखने लगी, लेकिन वो बेताल्लुकाना अंदाज में बैठी रही। जीनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खुद उसे कुर्सी ने जकड़ लिया हो। आखिर उसे क्यों बुलाया गया? जाओ ना, मिसेस रघुवीर ने कुछ देर बाद कहा, क्योंकि अर्दली अब भी वहीं खड़ा था। शायद उसे हिदायत की गई थी कि साथी लेकर आए। बिलाखिर वो उठी और चलते वक्त महसूस किया कि उसके कदम तवाज़ुन खो बैठे हैं। किसी न किसी तरह जनरल मैनेजर के कमरे में पहुंची। वहां जनरल मैनेजर के अलावा 2 और आदमी नजर आए। उनमें से एक लहीम शहीम था और दूसरा छरेरे जिस्म वाला। लहीम शहीम आदमी से उसकी नजरें मिली थीं और वो कांप कर रह गई थी। ऐसा महसूस किया जैसे आंखों ही के रास्ते उसके जिस्म की सारी कुव्वत निकलकर फिजा में तहलील हो गई हो। मिस चीनी, जनरल मैनेजर ने कहा, आप महकमा सुराग रसानी के एक ऑफिसर हैं। तुमसे बॉस के मुताल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं। बैठ जाओ। उसने तीसरी कुर्सी की तरफ इशारा किया था जो लहीम शहीम आदमी का मुकाबिल थी। बैठते वक्त फिर नजरें मिली। अजीब सी आंखें थीं, बड़ी बड़ी और ख्वाबनाक। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे यहीं बैठे बैठे सो जाएगा। वो फिर कांप उठी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे 1000 आदमी उसकी तमानियत कल्ब के लिए हमदर्दाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हों। मुझे अफसोस है मोहतरमा, आपको तकलीफ देनी पड़ी, उसने कहा था। फरमाइए, वह हकलाई। आपके बॉस से कब मुलाकात हो सकेगी? बब बहुत मुश्किल है, वह हकलाई। मैं नहीं समझा। मेरा मतलब है ये बताना बहुत मुश्किल है। ओह, वो हफ्ते में सिर्फ एक बार आते हैं। कोई मखसूस दिन मुकर्रर नहीं है। उसने इस्तफामी अंदाज में जनरल मैनेजर की तरफ देखा। मुझसे 1 साल से मुलाकात नहीं हुई, जनरल मैनेजर बोला।
बड़ी अजीब बात है। नहीं जनाब, अजीब बात नहीं, मैं आपको वजह बता चुका हूँ। वो कुछ सोच रहा था। ये कहा फिर अजनबी की तरह मुतवज्जा हो गया। क्या ऑफिस ही के औकात में आते हैं? उसने उससे पूछा। जी नहीं, जीनी बोली, 3 बजे के बाद। तो आपको 3 बजे के बाद भी ठहरना पड़ता है? जी हाँ। लेकिन कल आप यहाँ नहीं थी। वो यूं ही रवा रबी में जी हाँ कह गई थी और अब सोच रही थी कि किस तरह बात बनाए। जासूसी नॉवेल पढ़ पढ़कर उसका जहन बाल की खाल निकालने का आदी हो गया था। फौरन ही उसे ख्याल आया कि कहीं उससे गलत बयानी की मुर्तकिब न गर्दाना जाए। जज जी हाँ, कल मैं नहीं थी, उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा। दरअसल मेरी ड्यूटी सिर्फ 3 घंटे की होती है। जब बॉस को नहीं आना होता तो सुबह से 3 घंटे के लिए, और जब आना होता है तो 3 बजे के बाद किसी वक्त ड्यूटी होती है। गालिबन अभी आपने कहा था कि आपको इल्म नहीं होता कि वो कब आएंगे। जी हाँ, अगर उन्हें कल आना होगा तो आज मुझे फोन पर इत्तला मिल जाएगी और कल मैं 3 बजे के बाद आऊंगी। ओह अच्छा, आप मेरा कार्ड रखिए, जब भी मुलाकात हो उनसे कहिएगा कि मैं मिलना चाहता हूँ। बराए करम उनसे वक्त ले लीजिएगा। जी बहुत अच्छा। जीनी ने तवील सांस ली और उसका विजिटिंग कार्ड लेकर देखे बगैर पर्स में रख लिया। फिर वो दोनों चले गए थे। जीनी वहीं बैठी रही। जनरल मैनेजर उसे खामोशी से देखे जा रहा था। आखिर कुछ देर बाद खंगार कर बोला, पता नहीं क्या चक्कर है, गड़े मुर्दे क्यों उखड़ रहे हैं, और उस कमबख्त को भी उसी वक्त हमला करना था। लेकिन उसका हमारी फर्म से क्या ताल्लुक? वो बॉस से क्यों मिलना चाहते हैं? जीनी ने पूछा। पिछले साल यहाँ के एक शोबे का मैनेजर कत्ल कर दिया गया था। कातिल का पत्ता पुलिस नहीं लगा सकी थी। अब ये लोग फिर उसके मुतालिक पूछगछ करते फिर रहे हैं, लेकिन बॉस के अलावा उसके मुतालिक और कोई कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसकी मुलाजमत की मुद्दत सिर्फ 3 माह थी और बॉस ने बराह रास्त उसका तकर्रुर किया था। जीनी सोच में डूबी हुई अपने कमरे में वापस आ गई। मिसेस रघबीर अब भी वहीं मौजूद थी। क्यों, क्या बात थी? उसने पूछा। वो बॉस से मिलना चाहते हैं। क्यों, बॉस से क्यों मिलना चाहते हैं? पिछले साल यहाँ कोई आदमी कत्ल कर दिया गया था, उसके मुतालिक पूछगछ करना चाहते हैं। कत्ल कर दिया गया था पिछले साल? हाँ हाँ। फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग सेक्शन का इंचार्ज था, किसी ने छुरा मार कर हिलाक कर दिया था। लेकिन अब 1 साल बाद पूछगछ कर रहे हैं ये लोग। सुना है बॉस ने बराह रास्त उसका अपॉइंटमेंट किया था। किससे सुना है? मिसेस रघुवीर ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। जीएम साहब कह रहे थे, गालबन उन्हीं से पूछा गया था उसके मुतालिक। उन्होंने मुझे बुलवा भेजा। उसने तुम्हें बुलवा भेजा? मिसेस रघुवीर खिला में घूरती हुई जैसे खुद से बोली। जीनी उसे उस तरह देखने लगी जैसा उसका ये रवैया किसी किस्म की मसनूइयत रखता हो। जासूसी नावलों के मुताले ने उसे मौके पर चौंकना सिखा दिया था। उसने महसूस किया जैसे मिसेस रघुवीर उस कत्ल के मुतालिक कुछ जानती है। आप कुछ परेशान सी नजर आ रही हैं, उसने कहा, और मिसेस रघुवीर चौंक कर उसे इस तरह घूरने लगी जैसे वहां उसकी मौजूदगी से लाइल्म रही हो। परेशान नहीं तो? वो हंस पड़ी। रात के खाने पर फरीदी शुरू ही से खामोश रहा था। हमीद ने छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। खाने के बाद लाइब्रेरी में कॉफ़ी पीते वक्त फरीदी ने मुस्कुराकर कहा, बाज़ औक़ात ऐसी गलतियां सरजद होती हैं कि खुद को मुहकमा सुरागसानी से मुताल्लिक समझने में शर्म महसूस होती है ही शर्मनाक बात। हमीद ने संजीदगी से कहा, कब इस्तीफा दे रहे हैं? फरीदी कॉफ़ी की प्याली रखकर सिगार सुलगाने लगा। हमीद उसे इस्तफामिया नज़रों से देख रहा था। सिगार सुलगाकर उसने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, सुनोगे वो गलती क्या थी? और फिर उसके जवाब का इंतजार किए बगैर बोला, मैंने ये मालूम करने की कोशिश नहीं की थी कि डायरेक्टर बहजाद उस वक्त कहाँ था जब कमल कुमार के घोड़े पर फायरिंग हुई थी। ओहो, हमीद चौंक कर बोला, तो क्या वो कैमरे वाले ट्रक पर नहीं था? नहीं। तो फिर कहाँ था? कैंप में। वो कई दिन से कोशिश कर रहा था कि अगवा के मंजर की फिल्म बंदी हो जाए, लेकिन मुतला और आलूद होने की वजह से मौका नहीं मिलता था। उसने उस दिन तहैया कर लिया था कि अगर ज़रा देर के लिए भी धूप नजर आई तो वो उस मंजर को ज़रूर टेक करेगा। सारी तैयारियां मुकम्मल थीं। जैसे ही धूप नजर आई मुताल्लिका लोग शूटिंग के लिए तैयार हो गए, लेकिन ऐन वक्त पर बहजाद के पेट में बड़े जोर की ऐंठन हुई। वो बेदम हो गया, लेकिन यही चीखता रहा कि शूटिंग होगी। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि वो ट्रक पर जाए। वो सब वहां से रवाना हो गए थे और वो रफा हाजिर के लिए झाड़ियों में चला गया था, और फिर बकैया लोगों ने उसे उस हादसे के बाद ही देखा था। हमीद कुछ न बोला। फरीदी भी खामोश हो गया था। कुछ देर बाद बोला, कैंप में उसके पास 2 नाली बंदूक भी थी। ये बात भी उसके मरने के बाद ही मालूम हुई कि वो सिगार का शौक भी रखता था। तो फिर आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? यही कि अब उसे कमल कुमार के कत्ल के इल्जाम में फांसी नहीं दी जा सकती। क्या मतलब? कारतूसों पर उसी की उंगलियों के निशानात थे, और उस खंजर पर भी जो पिछले साल लार्डो के एक कारकुन के कत्ल में इस्तेमाल हुआ था। चलिए, निजात मिली दर्द सर से, हमीद ने तवील सांस लेकर कहा।
लेकिन फिर आप क्यों इधर उधर पूछ करते फिर रहे हैं? कुछ ही देर पहले उस नतीजे पर पहुंचा हूँ। 7 बजे फिंगरप्रिंट सेक्शन के इंचार्ज ने फोन पर इत्तला दी थी कि वो सारे निशानात बहजाद ही की उंगलियों के थे। उसके फ्लैट से जो बोतल और गिलास लाया था उस पर भी उसकी उंगलियों के निशानात के अलावा किसी दूसरी किस्म के निशानात नहीं मिले। लेकिन मेज पर 2 गिलास थे, हो सकता है कोई और भी वहाँ हो, लेकिन वो बहुत मोहतात था। दूसरे गिलास पर निशानात तो हैं, लेकिन दस्तानों में छिपी हुई उंगलियों के। छुटकारा नामुमकिन है, हमीद गिलोगीर आवाज में बोला। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि मरते वक्त वो बहुत ज्यादा नशे में था। तो फिर अब हमें क्या करना होगा? मैं चाहूँ तो केस यहीं खत्म हो सकता है। खुदा के लिए जरूर चाहिए, लेकिन ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं, क्योंकि उन 2 कत्ल के अलावा बहजाद कत्ल के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस था। गैर मुसद्दका निशानात के फाइल में कई केस और मिले हैं। उनके सिलसिले में पाए जाने वाले निशानात बहजाद की उंगलियों के अलावा और किसी के नहीं हो सकते। लिहाजा अब किसी आमिल कामिल की मदद से उसकी रूह को गिरफ्तार करने की कोशिश कीजिए। फरीदी बुझा हुआ सिगार सुलगा रहा था। सर उठाकर बोला, असल मुजरिम की तलाश किसी रूह ही की तलाश साबित होगी। असल मुजरिम? हमीद झुंझला गया। क्या सबूत है आपके पास ऐसी सूरत में? जबकि धीरज धीरज, फरीदी हाथ उठाकर बोला, बिलाशुबा वो सारे निशानात उसकी उंगलियों के थे और वो मर चुका है। लेकिन ये तो बताओ कि वो छुरा लेकर मुझ पर क्यों कूदा था? आप कहते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वो बहुत ज्यादा नशे में था। हो सकता है वो उस वक्त ऊपर बालकोनी में खड़ा हो जब हम वहां पहुंचे थे, आपको देखकर नशे में बह गया हो। चूंकि कातिल था इसलिए दिल में चोर होना जरूरी है। शराब से मुतासिर जहन में यही ख्याल जम गया होगा कि आप उसी के लिए आ रहे हैं, बस छुरा निकाला और थान पड़ा। नफ्सियाती एतबार से ये दलील दुरुस्त हो सकती है, लेकिन वो दूसरा गिलास जिस पर दस्ताने वाले हाथ के निशानात हैं, लेकिन आप उसे किस तरह साबित करेंगे कि दूसरा आदमी उस वक्त वहां मौजूद था जब वो आप पर गिरा था? बिलाशुबा मैं उसे साबित नहीं कर सकूंगा। हो सकता है, हमीद पाइप में तंबाकू भरता हुआ बोला, कुछ देर पहले वहां कोई रहा ही हो, और वो यकीनी तौर पर कोई औरत ही हो सकती है, वरना ऐसे मौसम में दस्ताने क्यों पहनेगा? बाज लड़कियां अपने भद्दे हाथों की नुमाइश पसंद नहीं करती, इसलिए घर से बाहर नायलॉन के दस्ताने इस्तेमाल करती हैं। तुम बहुत बड़े सुराग होते जा रहे हो, फरीदी मशकाना अंदाज में आंखें फाड़ कर बोला। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा सुराग भी मिलना न बंद हो जाए। खैर खैर, हाँ, तो उसके सिलसिले में कितने जुर्म का इंकशाफ हुआ है? हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 3 केस और हैं जो अब से पिछले 10 सालों के वक्फे में हुए थे, और ये तीनों भी फिल्म इंडस्ट्री ही से मुताल्लिक थे। एक अदाकार था और 2 अदाकाराएं। इतने मुश्ताक मुजरिम और ऐसी गलती की जाए, इतना मुश्ताक मुजरिम और ऐसी गलती कर जाए, हर जगह उसने अपनी उंगलियों के निशानात छोड़े थे। हो सकता है जासूसी नोवेल पढ़कर मुजरिम ना बना हो, हमीद ने कुछ सोचते हुए कहा। अच्छा, उसके अलावा और कौन कौन रह गया था कैंप में? अब आए हो राह पर? फरीदी उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। फिर उसने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रही उन लोगों की फहरिस्त। हमीद ने उस पर एक अचट्टी से नजर डालकर पूछा, क्या आप लोगों से पूछगछ कर चुके हैं? सिर्फ एक से, फोन पर 7 बजे के बाद वो, और उसी से मालूम हुआ था कि वो ट्रक पर नहीं था। अब उन सभी से दोबारा उलझना पड़ेगा। बेहद मशाक आदमी था, फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला। वक्त के अंदाजे का माहिर, वो जानता था कि घोड़ों को कितनी देर बाद बेहोश होना चाहिए और ट्रक की टंकी में डाले जाने वाली शक्कर कितने फासले पर इंजन को बेकार कर देगी। दूसरे दिन जीनी ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप पर अपने रूट की बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे तवक्का नहीं थी कि पहली ही बस में जगह मिल जाए, क्योंकि बस स्टॉप पर भीड़ थी और बसें भी भरी हुई आ रही थी। उसने सोचा, आज टैक्सी ही सही। कुछ थकन सी भी महसूस कर रही थी। ज्यादा देर तक खड़े रहने का तस्वुर भी जहन पर गिरा गुजर रहा था। इस दौरान में कई टैक्सियां गुजरी, लेकिन उनमें से भी कोई खाली नहीं थी। दफतन पुश्त पर किसी ने उसका नाम लिया। वो चौंक कर मुड़ी और मुखातिब करने वालों को नीचे से ऊपर तक देखा। ओहो, ये तो वही था, वो जो कल जनरल मैनेजर के कमरे में कर्नल फरीदी के साथ था। उसका दिल धड़कने लगा। आखिर आखिर उसने उसे क्यों मुखातिब किया है? मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं, उसने बेहद नर्म और दिलावेज लहजे में कहा। जज, जी हाँ, जीनी हकलाई, गालिबन कल। जी हाँ, लार्डो के जनरल मैनेजर के ऑफिस में, उसने जुमला पूरा कर दिया। वो खामोश रही। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या कहना चाहिए। आखिर क्यों, वो उससे क्यों मुखातिब हुआ है? आप कहाँ जा रही हैं? चलिए मैं अपनी गाड़ी में पहुंचा दूं। शुक्रिया, मैं बस से चली जाऊंगी। उसने अपने लहजे में नरमी पैदा करने की कोशिश की। दरअसल ये पेशकश उसे अच्छी नहीं लगी थी। आप गलत समझी, नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा। मैं आप पर एहसान नहीं करना चाहता, अपनी भी एक गलत वाबस्ता है। जी, उसने किससे कदर तुरश लहजे में कहा। मैं नहीं समझी।
समझने के बाद भी आप बुरा नहीं मानेंगे, मुझे यकीन है। वो मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कुराना नजरों से देखती रही। रास्ते में कुछ जरूरी बातें भी हो जाएंगी। मैं दरअसल इसे पसंद नहीं करता कि आपके पड़ोसी किसी पुलिस वाले को आपके घर में देखें। हरचंद के ये कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं, लेकिन फजूल किस्म की चहमगोइयों से क्या फायदा, लोग रस्ते को सांप बना देते हैं। जीनी ने सोचा, ठीक ही तो है, शरीफ आदमी मालूम होता है। वो खुद भी उसे पसंद ना करती कि पुलिस उसके घर पर किसी किस्म की पूछगछ करने आती। जी हाँ ठीक है, वो मजीद कुछ सोचे समझे बगैर बोली। वो उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। बड़ी शानदार गाड़ी थी, एयर कंडीशनर लिंकन। उसने अगली सीट का दरवाज़ा खोला। वो डगमगाते हुए कदमों से अंदर जा बैठी। वो दूसरी तरफ से स्टीयरिंग के सामने जम गया। कहाँ चलिएगा? फिश हार्बर हार्बर कॉलोनी। उसने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी चल पड़ी। जीनी महसूस कर रही थी जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता फिजा में परवास कर रही हो। आप कितने अरसे से उस फर्म में मुलाजिम है? उसने पूछा। 6 माह से, लेकिन मेरा फर्म से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो बॉस की निजी सेक्रेटरी हूँ। क्या यह हकीकत है कि वो बदबूदार आदमी है? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर मुंह पर कपड़ा ना बंधा रहे तो उस जगह ठहरना मुहाल हो जाए जहाँ वो मौजूद हो। फिर आप कैसे बर्दाश्त करती हैं, जबकि आपकी आंखों की बनावट आपको बेहद नफासत पसंद और नाजुक मिजाज साबित करती है? आंखों की बनावट? जी हाँ, इल्म अलक़याफ़ा के मुताबिक ऐसी बनावट वाली आंखें ऐसे ही औसाफ की तरफ इशारा करती हैं, और आपके हाथों की बनावट भी। तो क्या इन चीज़ों से आदमी के किरदार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? जी हाँ। तब तो आप राह चलते आदमियों के पीछे पड़ जाते होंगे। वो हंस पड़ी। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आपके बॉस के मुताल्लिक। क्या उन पर भी किसी किस्म का शुबा है? नहीं, हम सिर्फ उनसे मिलना चाहते हैं। क्या डायरेक्टर बहजाद के सिलसिले में? जीनी ने कहा, लेकिन शायद वो उसके बारे में कुछ न जानते हों। ऊपर के किराएदारों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पिछले साल आपकी फर्म का एक कारकुन कत्ल कर दिया गया था। उसके मुतालिक बॉस के अलावा फर्म का कोई दूसरा आदमी कुछ नहीं जानता। उसका अपॉइंटमेंट भी बराह रास्त बॉस ही ने किया था। हम दरअसल उसके मुतालिक कुछ मालूमात फराहम करना चाहते हैं। अभी तक तो मुझे फ़ोन पर इत्तला नहीं मिली, जीनी ने कहा। कभी ऐसा भी होता है कि वो किसी हफ्ते में ना आए? जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, और मुझे फ़ोन पर कोई इत्तला भी नहीं मिलती। मेरा मतलब है ना आने की इत्तला। सिर्फ 3 घंटे की ड्यूटी होती है आपकी? जी हाँ, जीनी ने जवाब दिया। फिर वो खामोश हो गया था, लेकिन न जाने क्यों जीनी का दिल चाहता था कि वो बोलता ही रहे। वो सोच रही थी, ये कैप्टन हमीद है। उसने उसके मुतालिक बेहतरी कहानियां सुनी थी। कुछ देर बाद वो फिर हकलाई का, क्या आप कैप्टन हमीद हैं? वो विंड स्क्रीन पर नजर जमाए हुए मुस्कुराया था। जी हाँ। आपका बकरा कहाँ है? जीनी ने बेसाख्ता पूछा। फिर अपनी उस हरकत पर शर्मिंदा सी हो गई। दुख भरी कहानी है। हमीद ने ठंडी सांस ली और खामोश हो गया। लेकिन जीनी ने उस कहानी के मुतालिक मजीद इस्तफसार नहीं किया। वो सोच रही थी कि उसे उससे बेतकल्लुफ न होना चाहिए। हमीद खुद ही बोला, एक दिन मेरा चीफ उसी पर तुल गया था कि खाएगा तो उसी बकरे का गोश्त, और शायद बकरा पालने का मकसद भी यही था। जीनी को कुछ ना कुछ तो बोलना ही था। जी जी बहलाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, हमीद बोला। मैं अपनी मुलाजमत से तंग आया हूँ। मैं अपनी मुलाजमत से तंग आ गया हूँ। बड़ा वाहियात महकमा है। बस ये समझिए कि पूरा महकमा ही एक बदबूदार बॉस है जिसे बहर सूरत बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर जी बहलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। आपके क्या मशागल हैं? कुछ भी नहीं, घर से दफ्तर और दफ्तर से घर। मुझे अफसोस है, हमीद ने मखमूम लहजे में कहा। अगर आप किसी ढंग के आदमी की सेक्रेटरी होती तो कम से कम हफ्ते की एक शाम को वो कहीं ना कहीं आपको ले जाता। मैं उसे कब पसंद करती? मेरी तरबियत किसी घटिया किस्म के माहौल में नहीं हुई। जीने ने किसी कदर तुर्श लहजे में कहा। मैंने यूं ही कहा था, कोई बुरा ख्याल नहीं था जहन में, हमीद बोला। वो भी खामोश हो गई। गाड़ी की रफ्तार सुस्त थी। जीनी ने महसूस किया कि वो दीदो दानिस्ता रफ्तार तेज नहीं कर रहा, वरना वो जिन सड़कों से गुजर रहे थे उन पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन वो उस सिलसिले में कुछ न कह सकी। आप मुझसे और क्या पूछना चाहते हैं? उसने थोड़ी देर बाद कहा। आप वहाँ कितने अरसे से काम कर रही हैं? 6 माह से, जीनी ने कहा। लेकिन मैं नहीं समझ सकती कि उस मामले का मेरी मुलाजमत से क्या ताल्लुक हो सकता है। कुछ भी नहीं, बस यूं ही। दरअसल आपका बॉस मेरे लिए खासा दिलचस्प साबित हो सकता है, क्योंकि बदबूदार होने के बावजूद भी वो आप जैसी निफासत पसंद लड़कियों से बर्दाश्त करती है। आप भी उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, बशर्तिया कि आपके पास इतनी शानदार गाड़ी ना होती। आप एक छोटे से मकान में रहते होते। आपको जिंदा रहने के लिए अपनी कुव्वत से ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती। वो मुझे 3 घंटों का मुआवजा 450 रुपये देता है। महज इसीलिए देता है कि और कोई टिकती ही ना होगी आप भी शायद। जी नहीं, मैं सारी जिंदगी उसके साथ गुजार सकती हूँ। कमाल है, हमीद सर हिलाकर बोला। मुझे उससे हमदर्दी है।
हमीद ने तवील सांस ली। औरत में ममता का जज्बा उसे बहुत बेहद पेचीदा बना देता है। मैं ज्यादा गहरी बातें नहीं समझ सकती क्योंकि मेरी तालीम मैट्रिक से आगे नहीं हो सकी। तब फिर आप क्या करती होंगी? खतूत पढ़ना और उनके जवाबात लिखना। कुछ खतूत ऐसे भी होते हैं जिनके जवाबात बॉस डिक्टेट कराता है। कारोबारी खतूत, जाहिर है, उसने जवाब दिया, लेकिन लहजे में तयखन नहीं था। काम भी ऐसा खास नहीं। हमीद ने फिर सर को जुम्बिश दी। वो हंस पड़ी और बोली, अब आप ही सोचिए, अगर हफ्ते में 3 घंटे भी बदबू बर्दाश्त ना कर सकूं तो मुझसे ज्यादा अहमक और कौन होगा। बिल्कुल ठीक है, हमीद ने कहा, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि सिक्योरिटी किस्म के लोग जिंदगी की यकसानियत से किसी हद तक बोर हो जाते होंगे। वही खतूत पढ़ना, उनके जवाबात लिखना, नफ़ा और नुकसान की कहानियाँ, कारोबारी बातें। आपको सुनकर हैरत होगी कि मेरे बॉस की खत्तो किताबत बड़ी दिलचस्प होती है। अच्छा, भला क्या दिलचस्पी होती है उनमें? दफतन जीनी ने महसूस किया कि उससे एक बड़ी गलती सरजद हुई है। उसे कब हक पहुंचता है कि वो अपने बॉस के मामलात के मुताल्लिक किसी गैर मुताल्लिक आदमी से गुफ्तगू करे। उसने फौरन ही संभाला लेकर कहा, मतलब ये था कि वो खतूत के जवाब लिखवाते वक्त काफ़ी दिलचस्पी पैदा कर देते हैं। मसलन कारोबारी खतूत के जवाबात कुछ इस तरह लिखवाते हैं कि फिल्मी मुकालमों का सा लुत्फ आ जाता है। उन्हें भी अदबी कारनामा बना देना चाहते हैं। अच्छा। फिर हमीद चौंक कर बोला, ओह अब हम महज फिर हमीद चौंक कर बोला, ओह अब हम गालिबन फिश हार्बर कॉलोनी में दाखिल हो रहे हैं। गाड़ी किधर मुड़ी जाए? मेरा ख्याल है कि आप मुझे यहीं उतार दीजिए। जीनी बोली, मैं इसे मुनासिब नहीं समझती कि इतनी शानदार गाड़ी मेरे मकान के सामने रुके और मैं उसमें से उतरती देखी जाऊं। हाँ हाँ ठीक है, हमीद ने कहा। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। जीनी उतरी। ठीक उसी वक्त करीब ही से एक पिकअप गुजरी जिसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी और एक खिड़की में से बॉस का चेहरा नजर आया। पिकअप आगे जाकर रुक गई। जीनी ने बौखलाए हुए लहजे में हमीद से कहा, बॉस, और तेजी से पिकअप की तरफ चल पड़ी। जैसे ही करीब पहुंची, बॉस ने खिड़की से सर निकाल कर कहा, ओह जीनी, मैं तुम्हारे घर जा रहा था, फोन करने का वक्त नहीं मिला था। मैंने कहा तुम्हें इत्तला दे दूं कि मैं 1 माह के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम किसकी गाड़ी में थी? महकमा सुराग रसानी के एक ऑफिसर कैप्टन हमीद हैं। जीनी हाँफती हुई बोली, आपसे मिलना चाहते हैं। हमीद की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बदबू से दिमाग फटा जा रहा था। जीनी पलटकर उसकी गाड़ी के करीब आई थी और बताया था कि वो उसका बॉस ही है और हमीद से मिल सकेगा। हमीद पिकअप के करीब आया और ड्राइवर ने पिछला दरवाज़ा खोल दिया और वो बदबू का भक्का, खुदा की पनाह, हमीद को ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे गिलादतों के अंबार के करीब खड़ा हुआ हो। सामने ही जीनी का बॉस अपाहिजों वाली कुर्सी पर नीम दराज था। हमीद पिकअप में दाखिल होने से गुरेज कर रहा था। फरमाइए जनाब, मैं किस काम आ सकता हूँ? पिकअप के अंदर से आवाज़ आई। आपके एक मुलाजिम के मुताल्लिक मालूमात हासिल करनी है, हमीद बोला। फरमाइए। शाहिद, जिसे पिछले साल किसी ने कत्ल कर दिया था। कत्ल कर दिया था? शाहिद, वो इस तरह बोला जैसे याददाश्त पर जोर दे रहा हो। जी हाँ, गालिबन फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग का इंचार्ज था। ओह हाँ, याद आ गया। तो आप उसके मुताल्लिक क्या मालूम करना चाहते हैं? माफ़ कीजिएगा, मैं आपको अंदर आने की दावत नहीं दे सकता। आप महसूस ही कर रहे होंगे। अगर जीनी ये न बताती कि आप महकमा सुराग रसानी के एक ऑफिसर हैं तो मैं उस मुलाकात पर हरगिज़ तैयार न होता। ओह कोई बात नहीं, ठीक है, हमीद जल्दी से बोला। उस आदमी, मेरा मतलब है शाहिद के मुताल्लिक पुलिस कुछ भी नहीं मालूम कर सकी थी। वो कौन था? उसके आज़ा कहाँ हैं? जी हाँ, और शायद कातिल का सुराग भी नहीं मिला था, उसने तर्क लहजे में कहा। जी हाँ, ये दुरुस्त है। तफ्तीश की बुनियाद अमूमन वजह जुर्म पर रखी जाती है और वजह जुर्म का अंदाज़ा उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक कि मकतूल के मुताल्लिकीन का सुराग ना मिले। कुछ ऐसे लोग ना मिले जो मकतूल से वाकिफ रहे हों। मुमकिन है, लेकिन उस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकूंगा? जनरल मैनेजर से मालूम हुआ है कि उसका तकर्रुर बराह रास्त आपने किया था। जी हाँ, तकर्रुर मैंने किया था। तो फिर आप उसके मुतालिक कुछ न कुछ ज़रूर जानते होंगे। इतना अरसा गुजर जाने के बाद मुझे कतई नहीं याद रह सका कि वो किस शहर का बाशिंदा था। दरअसल बुनियादी गलती जनरल मैनेजर ही से सरजद हुई थी। उसका बाकायदा फाइल मेंटेन नहीं किया गया। क्या ऐसी फर्जो गुजाश्तों पर बास पुरुष नहीं होती? हमीद ने पूछा। यकीनन होती है, लेकिन उस वक्त जब गलती का इल्म होता है। अब आपको हर मुलाजिम का बाकायदा फाइल मिलेगा। आपको गालिबन ये तो याद ही होगा कि उसकी सिफारिश किसने की थी। जी हाँ, याद है, लेकिन इत्तेफाक से मैं उसकी निशानदाही नहीं कर सकूँ क्योंकि पिछले 9-10 महीनों से मैंने उसे नहीं देखा। नाम तो बता ही सकेंगे। हकीम लाडले मियाँ, खानदानी हकीम हैं, लेकिन मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका दावा था कि वो उस बदबू से मुझे निजात दिला देंगे। काफ़ी अर्सा इलाज करते रहे, लेकिन उसमें कमी वाक़या ना हुई। बहरहाल दौरान इलाज ही में
वो उस आदमी शाहिद को मेरे पास लाए थे और सिफारिश की थी। उनका पता तो मालूम ही होगा आपको। जी हाँ, वो रतनपुर नामी कस्बे से आया करते थे। यह कस्बा गालिबन इसी ज़िले में है। क्या पुलिस ने आपसे शाहिद के सिलसिले में पूछगछ नहीं की थी? नहीं तो, मेरे पास कोई भी नहीं आया था। फिल्म डायरेक्टर बहजाद को आप कितने अरसे से जानते हैं? फिल्म डायरेक्टर बहजाद? उसके लहजे में हैरत थी। मुझे फिल्मों या फिल्म डायरेक्टरों से कोई दिलचस्पी नहीं, वैसे अखबारात में उसका वाक़या ज़रूर पढ़ा है। गालिबन वो मेरे दफातर के ऊपर वाले किसी फ्लैट में रहता था। उससे मिलने का इत्तेफाक तो हुआ ही होगा। मेरा ख्याल है कि वो शाहिद से वाकिफ था, हमीद ने कहा। नहीं साहब, मुझे क्यों इत्तेफाक होता उससे मिलने का? मुमकिन है आपने उसे देखा हो। हमीद ने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालते हुए कहा और एक तस्वीर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ये बहजाद की तस्वीर है। उसने तस्वीर हमीद के हाथ से ले ली, उसे देखता रहा। हमीद उसकी आंखों में हैरत के आसार साफ पड़ रहा था। कमाल है। ओह, मैं क्या अर्ज करूं, वो कांपती हुई आवाज में बोला। क्या आप इसे पहचानते हैं? अरे साहब, ये तो ऐसा लगता है जैसे हकीम लाडली मियाँ ने अपनी दाढ़ी और मूछें साफ करा दी हो। मेरे खुदा, क्या नाम बताया था आपने? बहजाद? बहजाद, ये क्या चक्कर है? ये आपके दफातर के ऊपर वाले एक फ्लैट में रहता था। और ये यानी कि ये बहजाद मर गया? जी हाँ।